नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करती हूं। और आज के अपने इस वीडियो में हम मॉड्यूल 9 को देखने वाले हैं, जो कि आपका इंग्लिश मीडियम में होगा। और ये मॉड्यूल किसकी बात कर रही हूं मैं? यूपीपीएससी बीईओ प्री 2022 के लिए यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मॉड्यूल 9 आज हम देखने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने हमारा फ्री टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में नंबर्स दिए गए, कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी गई हैं, आप डायरेक्ट उस पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी परीक्षा से संबंधित, अपने परीक्षा से संबंधित मटेरियल से संबंधित आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप सर से डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आपके लिए पूरी तरह से हम तत्पर तैयार रहते हैं। हर क्षण हमारा आपका ही है, आपके लिए ही है, और तो ताकि आप तैयारी बेहतर कर सके, बस आप हमसे जुड़े रहें, हम पर विश्वास रखें और अपनी तैयारी में कोई कमी ना छूटे, इसके लिए हम हमेशा आपको इस तरह से मटेरियल देते रहे हैं वीडियो के थ्रू। और हमारी वीडियोस फ्री ही रहेंगे, बस आपका विश्वास चाहिए और आपका साथ चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक को, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे, यानी कि प्राचीन भारत के इतिहास में। आज हम वैदिक सभ्यता में पहले वेदा को पढ़ेंगे, यानी कि वेद को पढ़ेंगे। देखिए, बात जब वेद की आती है तो वेद के द्वारा प्राचीन आर्यों के जो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी वेदों से मिलती है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान के एकमात्र स्रोत क्या है? वेद हैं आपके। और वेदों की संख्या, जैसा कि हम जानते हैं, वेदों की संख्या क्या है? 4 है, जिसमें हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप देखेंगे कि जो वैदिक सभ्यता में, भारत की प्राचीनतम जो सभ्यता है, उसमें वेदों की रचना हुई है। और वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। तो वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। ठीक है, वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे? आर्य थे। अब यहाँ कहते हैं कि जो वेदों के संकलन करता है ना, वो कौन है? यहाँ देखिएगा, कृष्ण द्वैपायन है। ठीक है, द्वैपायन थे वेदों के संकलन करता। इन्होंने ही क्या किया था? वेदों का संकलन और उसका वर्गीकरण किया, उसको संकलित किया, उसका विभाजन किया, और उन्हें वेद व्यास कहकर भी पुकारा जाता है। किसको? इनको, जो कृष्ण द्वैपायन है ना, उन्होंने वेद का जो वर्गीकरण किया, संकलन किया, इस कारण उनको वेदव्यास भी कहा जाने लगा। कहते हैं कि वेदों को अपौरुषीय और देव निर्मित कहते हैं। अपौरुषीय मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा उसको नहीं बनाया गया, बल्कि देवों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, भगवान के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, जिसको कहते हैं कि उसमें निर्माण किया गया है। उसको नित और श्रुति सुना भी जाता है, सुना इसकी श्रेणी में भी इसको रखा जाता है। और वेद शब्द जो है वो विदु धातु से निकलता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, यानी कि जानना। जिसे सामान्य रूप से इसका अर्थ क्या निकल के आता है? ज्ञान यानी कि जानना, उसको जानना, समझना। ठीक है, अब देखेंगे इसमें वेदों को क्या कहते हैं? शब्द राशि या ज्ञान राशि कहा गया है। और वेदों के लिए निगम और अमान्य शब्द का भी प्रयोग होता है, इसीलिए पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बातें यहाँ पर कही। जैसे पाणिनि ने वेदों को छंदस कहा है, और शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय उपनिषद में वेदों के लिए स्वाध्याय शब्द का प्रयोग किया गया है। और मनु ने वेदों के सारे ज्ञानों का आधार मानकर उसे सर्व ज्ञान में कहा है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं वेद क्या है? 4 प्रकार के, जैसा कि भी मैंने बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? संहिता कहते हैं। अगर हम सिर्फ ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की बात करें तो इन्हें वेद त्रयी कहते हैं, ठीक है, वेद त्रयी कहते हैं। और इसके बाद इसको, चारों वेदों को संहिता कहते हैं। और आप देखेंगे कि वेद जो है वो संस्कृत भाषा और पद में भी लिखे गए हैं। और अपवाद स्वरूप ऐसा माना जाता है कि जो यजुर्वेद है वो गद्य और अंश दोनों में थोड़ा थोड़ा लिखा गया है। अथर्ववेद में भी गद्य अंश है, लेकिन ये पूरे ग्रंथ का जो छठा भाग है उसमें गद्य अंश मिलता है। और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कहा जाता है। तो ऋग्वेद इज आवर ओल्डेस्ट लिटरेचर। ठीक है, देखिए अब हम शुरू करते हैं ऋग्वेद से। तो ऋग्वेद का जो काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है, जो कि सच में है भी। ठीक है, ऐसे ही नहीं माना जाता है इसको। देखेंगे कि ऋग्वेद क्या है, हमने जैसे कि बताया सबसे प्राचीनतम वेद आपका माना जाता है। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि जो सबसे पहले फ्रिडिश रोनेज ने 1838 में लेटिन में ऋग्वेद का संपादन प्रारंभ किया था। किसने? रोजेट, इसमें क्या नाम लिखा है? फ्रिडिश रोजेन ने 1838 में लेटिन में ऋग्वेद का संपादन
प्रारंभ किया था 1838 ईस्वी में। और मैक्स मूलर ने सबसे पहले जो सायर भाषा सहित ऋग्वेद का संपादन किया, लेकिन सबसे पहले प्रकाशित संपूर्ण ऋग्वेद का जो अंग्रेजी अनुवाद में किसने किया, इसका अंग्रेजी अनुवाद ऋग्वेद का विल्सन के द्वारा हुआ। तो पूछा जाए आपसे कि पहला अंग्रेजी अनुवाद जो है ऋग्वेद का किसने किया है, वो किया है विल्सन ने। ठीक है, ध्यान रहेगा। इसके बाद इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का काफी संग्रह है। इसमें एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं से बद्ध है। ऋग्वेद में आप देखेंगे 10 मंडल हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और आप देखेंगे 10,050 इसमें क्या है, 10,580 ऋचाएं हैं। और इस वेद के पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं उनको क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं। तो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो ऐसा नहीं है कि पहला है तो पहले आया, जबकि पहला और 10वां मंडल सबसे अंत में ऋग्वेद में जोड़ा गया है। और कहा जाता है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, जब हम पढ़ेंगे बाकी मंडल, तो तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित है, जिसके लिए प्रसिद्ध आपको एक गायत्री मंत्र भी इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद कहा जाता है कि दूसरा और 7वां मंडल सबसे पुराना है। इन्हें वंश मंडल, कुल मंडल या ऋषि मंडल भी कहते हैं। दूसरा और 7वां मंडल जो है सबसे पुराना है। यहाँ पर देखिए दीज कॉल्ड आर वंश मंडल भी कहा जाता है इनको। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को पुरोहित को क्या होत्रिया होता कहते हैं। यहाँ पर दिया गया होत्रिया, उसको क्या कहते हैं, प्रीस्ट को होता कहते हैं। ठीक है। 9th मंडल डेडिकेटेड टू सोम है, ये सोम को जो है समर्पित है, ये 9वां मंडल इनका। इसके बाद यहाँ देखिए ऋग्वेद और की जो सबसे पवित्र नदी है वो सरस्वती थी, इसे नदी तमा भी कहा गया। आप इसमें देखेंगे जो ऋग्वेद की सबसे प्राचीन नदी है ना, वो सरस्वती नदी, जिसे क्या कहा गया है, जिसे आप देखेंगे कि नदी तमा भी कहा गया है। यहाँ पर देखिए दिया गया है। इसके बाद जो आप देखेंगे ऋग्वेद में यमुना का जो उल्लेख है, ये सब चीजें एकदम फैक्ट है, आपको याद करने पड़ेंगे। यमुना का जो शब्द का उल्लेख किया गया है ना, वो 3 बार किया गया है। जबकि आप गंगा का उल्लेख देखेंगे 10वें मंडल में, तो इन दोनों का उल्लेख मिलता है, लेकिन गंगा का सिर्फ 1 बार मिलता है, और इसमें यमुना का 3 बार उल्लेख देखने को मिलता है। और वहीं पर इंद्र का वर्णन सबसे ज्यादा इसमें हुआ है ऋग्वेद में, जो कि आपको लगभग 250 बार 250 टाइम्स आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट एक चीज ये भी है कि ऋग्वेद में आप देखेंगे कि ऋग्वेद के समय काल में कि पुरुष देवताओं की प्रधानता थी यहाँ पर, तो पुरुष देवता यहाँ पर ज्यादातर पूजे जाते थे। ठीक है। अस्तोमा सदगमया जो वाक्य है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। अस्तोमा सदगमया इज ड्राइव फ्रॉम ऋग्वेद से लिया गया है, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। तो अस्तोमा सदगमया ऋग्वेद से लिया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, इससे पहले हम दूसरी चीज पे आए, पहले यहाँ पर एक चीज और समझनी है कि यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा क्या हुआ, ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। किसको, ऋग्वेद को शामिल किया है। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद को किसमें, यूनेस्को में शामिल किया है, विश्व मानव धरोहर के साहित्य के रूप में शामिल किया गया है। अब सामवेद पे आते हैं। सामवेद क्या है, सबसे पहले हमें देखना है कि सामवेद जो है भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है, बेसिक टेक्स्ट ऑफ द इंडियन म्यूजिक है। मैंने जब आपको पहले भी मॉड्यूल्स में इंडियन कल्चर पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि सामवेद जो है भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है। ऐसा क्यों है, इसको समझिए। ऐसा इसलिए क्योंकि साम का अर्थ क्या होता है, गान होता है। इसमें मुख्यतः क्या होता है कि यज्ञ के समय पर गाए जाने वाले मंत्रों का कुछ संग्रह होता है। इसे भारतीय संगीत का इसीलिए इसको सामवेद को जनक कहा जाता है। क्यों, इसमें 7 स्वरों की उत्पत्ति इसी वेद से हुई है। 7 स्वर कौन से, सा रे ग म प ध नी, ये जो है आपकी ये 7 स्वर जो है, इनकी उत्पत्ति सामवेद से ही हुई है। सामवेद में कुल आप देखेंगे 1875 ऋचाएं हैं इसके अंतर्गत। और सामवेद में मंत्रों को गाने वाला जो होता है उसे उद्गात कहलाता है, और इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के कुछ मंत्र इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि सामवेद में प्रमुख उपनिषद कौन कौन से, छंदोग्य और जैमिनी उपनिषद जो है वो सामवेद के प्रमुख उपनिषद है, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और भारतीय संगीत का शास्त्र पर प्राचीनतम ग्रंथ भी आपका क्या है, यही सामवेद है। 7 स्वर के बारे में मैंने आपको बता दिया था। सामवेद का उपवेद क्या है, गंधर्व वेद कहलाता है। तो सामवेद का उपवेद क्या कहलाता है, गंधर्व वेद कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, सामवेद की बात करें, गंधर्व वेद जब भी आए तो सामवेद की बात की जा रही है। और इसका पाठ करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, उद्गात कहते हैं, उद्गार्त कहते हैं। ठीक है, उद्गात कहते हैं इनके प्रीस्ट को। क्लियर हो गया है, यही सब चीजें जो मैंने आपको बताई, इसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, इसमें सब कुछ मेंशन है। और इसके बाद हम यजुर्वेद को समझें, तो यजुर्वेद जो है आप देखेंगे कि यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन मिलता है, और यही कारण है इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है आपके यजुर्वेद को। यजुर्वेद आपको पद्य और गद्य दोनों में मिलते हैं। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में दिया जाता है।
वहीं आप देखेंगे यजुर्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं, उनके प्रीस्ट को क्या कहते हैं, अर्धवर्यु कहते हैं, अर्धवर्यु कहा जाता है, ठीक है, अर्धवर्यु कहा जाता है। इनके जो रेसिटीज हैं, इनके पुरोहित हैं, सिंपल वे में जो इनके पुरोहित हैं उनको क्या कहा जाता है, अर्धवर्यु कहा जाता है। इसके बाद यजुर्वेद के जो कह सकते हैं कि प्रमुख उपनिषद कौन कौन से, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कई बार, इसको हम पढ़ेंगे भी। कठोपनिषद, ईशानोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, ये सब क्या है, यजुर्वेद के उपनिषद हैं। उसमें आपके 10 मंडल थे। सामवेद में आपके यहाँ पर 2 ग्रंथ थे, 2 प्रमुख उपनिषद थे और ब्राह्मण ग्रंथ थे। यहाँ पर आपके 4 या 6 आपके देखेंगे यजुर्वेद के उपनिषद हैं। यजुर्वेद का अंतिम जो अध्याय है वो ईशावास्य उपनिषद है, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। जब हम इसमें पढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे इन्होंने आध्यात्मिक चीजों पर बल दिया, स्पिरिचुअल चीजों पे इसमें बल दिया गया है। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ और 33 के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ठीक है। यही सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं कि यजुर्वेद में यहाँ पर देखिए दिए 40 मंडल हैं, 2000 मंत्र दिए गए हैं। इसमें यज्ञ की विधियां, कर्म कांडों पर बल दिया गया है। यज्ञ बलि की विधियों का प्रतिपादन इसमें किया गया है। यजुर्वेद में हाथियों के पालने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे सर्वप्रथम राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का उल्लेख भी, राजसूय और वाजपेयी यज्ञ का, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, राजसूय और वाजपेयी यज्ञ, ये जो वाजपेयी यज्ञ है ना, उसका जो उल्लेख है वो आपको कहाँ मिलता है, यजुर्वेद में देखने को मिलता है। तो ध्यान रखिएगा किसका उल्लेख कहाँ पर देखने को मिलता है, ये सब चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद हम यहाँ पर अथर्ववेद, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सामवेद को पढ़ लिया है हमने। इसके बाद हमने सबसे पहले ऋग्वेद को पढ़ा, सामवेद को पढ़ा, फिर यजुर्वेद को पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अथर्ववेद को पढ़ने वाले हैं। इट हैज 20 चैप्टर्स, ठीक है। सूक्त 731, मंत्रास आर 5987 और 6000 अराउंड, ठीक है। अध्याय या कांड इसमें 20 है, दिख ही रहा है। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण क्या है, गोपद ब्राह्मण है, ध्यान रखिएगा। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण कौन सा है, अथर्ववेद है। और इसकी रचना आप देखेंगे, जो अथर्ववेद की रचना है वो अंगिरस ऋषि के द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई थी, इसीलिए इसे अथर्वागिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें ब्राह्मण ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का अथर्ववेद में आपको विवरण मिलता है। इसके बाद कह रहे हैं अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण क्या था, गोपद ब्राह्मण है, वो हमने भी देख ही लिया है इसमें, ठीक है। अथर्ववेद के उपनिषद कौन कौन से, मुंडकोपनिषद है, इसके बाद प्रश्नोपनिषद है, मांडूक्योपनिषद है। अब समझिएगा, जो मुंडोक उपनिषद है ना, यहाँ पर आपका मुंडोक जो उपनिषद है वो ही वो उपनिषद है जिससे सत्यमेव जैसे जो वाक्य, जो हमारे राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ना, सत्यमेव जयते, उसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें सभा और समिति की जो प्रजापति की 2 पुत्रियां इसमें कहा गया है। और प्रीस्ट हु चेंट द मंत्रास ऑफ अथर्ववेद इज कॉल्ड ब्राह्म, ठीक है, ब्रह्म कहा जाता है, उसके पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। इसके बाद इसमें अथर्ववेद में उपनिषद, मुंडक और मांडूक्य और प्रश्न है। अथर्ववेद में कोई अरण्यक नहीं होता है। अरण्यक के मतलब जो जिसकी रचना वनों में रचने के कारण जिसको अरण्यक कहा जाता है, तो अथर्ववेद में कोई भी आप देखेंगे कि अरण्यक नहीं होता। इसमें वास्तुशास्त्र का बहुमूल्य ज्ञान उपलब्ध होता है। इसे ब्रह्मवेद सभी कहा गया है, ठीक है, ब्रह्मवेद भी कहा गया है। इसकी आप देखें अथर्ववेद की 2 शाखाएं, शौनक और पिपलाद जो है, इसकी 2 ब्रांचेज हैं अथर्ववेद की, ठीक है। यहाँ पर देखिए एकदम एग्जैक्टली फैक्ट दिया गया है जिसे हमें याद करना होगा, क्योंकि डायरेक्ट इससे स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अरण्यक दिया गया है। तो अरण्यक क्यों कहा जाता है कि वनों में रचने के कारण इन्हें अरण्यक कहा जाता है। और वर्तमान में 7 प्रमुख अरण्यक है, जिसमें ऐत्रेय, तैत्रीय और माध्यंध और शांखायन, मैत्राणी, तलवाकार और बृहदारण्यक कहा जाता है। इसमें 7 अरण्यक हैं। अब हमने क्या देखा था, क्या बोला था कि हम ऋग्वेद के 10 मंडलों को डिटेल में समझेंगे। तो उसमें जो जो इंपॉर्टेंट है बस उस पर लाइन करना है मुझे, वही आपको समझना है। जैसे पहला मंडल क्या था, इसमें आप देखेंगे पहले मंडल में इसमें 20 राजाओं के युद्ध का उल्लेख मिलता है, ठीक है। आप कहते हैं कि इस मंडल में किसी भी मंडल, देखिए इस मंडल कहते हैं कि ऋषियों को शतचिर्ण कहा जाता है। यहाँ देखिएगा इसमें क्या है, ऋषियों को क्या कहा जाता है, द ऋषिज ऑफ द मंडल्स और कॉल्ड शतचिन्ह, इनमें कहा जाता है, शतचिर्ण कहा जाता है इसमें। इसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर 20 राजाओं के युद्धों का वर्णन मिलता है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं ये पंच मंडल के ऋषियों का सामूहिक रूप से प्रगाथा भी कहा जाता है, और इसी के अंतर्गत फर्स्ट मंडल में उनके बारे में पता चलता है। इसके बाद इसमें देखते हैं कि इस मंडल के 50 सूक्त कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। 50 सूक्त जो है कण्व ऋषियों के द्वारा लिखे गए हैं। सेकंड मंडल में आप देखते हैं ये गृहस्मद जो ऋषि है
उनका उल्लेख मिलता है। उनको विश्व का पहला अभियांत्रिकी माना जाता है। तो ही इज कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंजीनियर माना जाता है। दिस मंडला बिलोंग्स टू किसको? गृहस्थ मद ऋषि कहा जाता है। ठीक है, थर्ड मंडला की बात की जाए तो तीसरे मंडल में क्या है कि ये मंडल जो विश्वामित्र का है और इसका पहला धर्मगुरु उनको माना जाता है। और देखेंगे कि इस मंडल में जो तीसरा मंडल, इस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जिसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने अनार्यों को आर्य बनाने हेतु की थी। तो ध्यान रखिएगा, गायत्री मंत्र का जो मेंशन के बारे में पता चलता है इस मंडल में, वो तीसरा मंडल है ऋग्वेद का। ठीक है, गायत्री मंत्र सवृत्र को संबोधित और वह सूर्य का एक रूप और प्रातः काल की देवी थी। तो यहाँ पर गायत्री मंत्र इज एसोसिएटेड विद सावित्र। शी वॉज अ फॉर्म ऑफ द सन एंड गॉडेस ऑफ द मॉर्निंग। ठीक है, चौथा जो मंडल है ऋग्वेद का, उसमें क्या मेंशन है कि मंडल जो है वो वामदेव का है और इसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख है। तो किसका कृषि मंत्रों के बारे में आपको कहाँ से देखने को मिलता है? चौथे मंडल से। पांचवा मंडल जो एसोसिएटेड विद द अत्रि ऋषि है, देखेंगे जो पांचवा मंडल है ये मंडल अत्रि ऋषि से संबंधित है। आपका जो छठा मंडल है ये आप देखेंगे ऋषि भारद्वाज से संबंधित, ऋषि से संबंधित है। सातवां मंडल आप देखते हैं कि ये मंडल जो एसोसिएटेड विद द वशिता ऋषि, यानी कि जो सातवां मंडल है वो वशिष्ठ ऋषि से संबंधित, और ये मंडल जो है वरुण देवता को संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, वरुण देवता को जो संबंधित मंडल है वो सातवां मंडल आपका है। और कहते हैं कि इस मंडल में प्रसिद्ध मांडूक सूक्त है, जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों की तुलना वर्षा ऋतु से बोलने वाले मेढकों से की गई है। तो इस तरह के स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछे गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। 8th मंडल जो आपका है उसमें कण्व ऋषि के बारे में पता चलता है। 9th मंडल जो आपका ऋषि ऋग्वेद का है उसमें आपको ऋषियों को पावमान्य कहा गया है। ठीक है, पावमान्य कहा गया, और ये जो मंडल है वो सोम देवता को समर्पित है और ब्राह्मण अपना देवता सोम को मानते हैं, इस मंडल के अंतर्गत कहा गया है। 10वां मंडल देखिए, 10वें मंडल में कहा गया है कि जो इस मंडल के ऋषियों को महासूक्ता तथा शूद्र सूक्त भी कहा जाता है। महासूक्ता, इस मंडल में महासूक्ता ऋषियों को शूद्र सूक्त भी कहा जाता है। श्रद्धा, कामायनी, इंद्राणी, शची आदि के मंत्र भी इसमें शामिल हैं। और विषाक्त सूक्त हो गया, जुआरी की पत्नी का विलाप हो गया। ठीक है, वाक सूक्त हो गया, सूर्य सूक्त, इसी मंडल के कुछ भाग भी यहाँ पर होते हैं 10वें मंडल में। यहाँ पर हमने ऋग्वेद के 10 मंडल को देख लिया है, अच्छे से समझ लिया है। अब हम यजुर्वेद के उपनिषद को समझते हैं। ठीक है, यजुर्वेद के उपनिषद कितने थे अभी हमने पढ़ा था, यजुर्वेद के उपनिषद को पढ़ा था, उसको हम डिटेल में समझते हैं यहाँ पर। जैसे पहला उपनिषद इनका कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। पहला उपनिषद इनका है बृहदारण्यक, यानी कि उपनिषद, या फिर वाजसनेयी ब्राह्मणोपनिषद है। और इस अरण्यक या उपनिषद दोनों कहा जाता है इसको। इस उपनिषद के प्रवक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य कहे जाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि इनके जो प्रवक्ता है उपनिषद के, उनको याज्ञवल्क्य है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तैत्तिरीय जो उपनिषद था, यजुर्वेद का जो तैत्तिरीय उपनिषद है, इसमें देखेंगे कि इस उपनिषद में कुछ जैसे आदर्शवादी वाक्य कहे गए हैं, जैसे सत्य बोलना, अन्न ही ब्रह्म है, वही औषधि है, खूब अन्न उपजाओ, अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव। इसके बाद वरुण भृगु संवाद आदि का उल्लेख आपको किसमें मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। यहाँ पर सारी चीजें मेंशन है। कठोप उपनिषद की बात की जाए तो इसमें यम नचिकेता का संवाद मिलता है। किसका? यम और नचिकेता का संवाद किससे संबंधित है? कठोपनिषद से संबंधित। कठोपनिषद किससे संबंधित है? यजुर्वेद के उपनिषद से संबंधित है। श्वेताश्वर उपनिषद, इसमें परमात्मा को रुद्र, ध्यान दीजिएगा, इसमें परमात्मा को रुद्र कहा गया और वर्ल्ड को यानी कि दुनिया को माया कहा गया। इसमें मोक्ष की बात की गई है, मोह माया को दर्शाया गया है इसमें। और देखेंगे मैत्री, जो मैत्राणी यानी कि मैत्री जो है, इसमें स्त्रियों को जुआ और शराब का योग कहा गया। इसमें इस मैत्राणी क्या है? जो इसमें स्त्रियों को जुआ, ठीक है, जिसको यहाँ पर ग्लैम्बिंग एंड एल्कोहल को क्या कहा गया है? योग कहा गया। इसमें त्रिमूर्ति के उल्लेख भी आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीजें इसमें हैं। इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहली बार उपनिषद में जब हम नीचे आएंगे, ठीक है, उपनिषद जो यहाँ पर दिया गया है आपका, इसमें जो मतलब कि यही जो मैत्री जो उपनिषद है, इसमें सबसे पहली बार निराशावाद के तत्व भी दिखाई गए। तो इट इज इन दिस एलिमेंट्स ऑफ पेसिमिज्म आर आल्सो सीन फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इसमें योग के 6 अंग है, जिसे आगे चलकर जब पतंजलि का योग अष्टांग योग आया ना, वो यहीं से लिया गया है, एक्चुअली देखने को मिला है। और हठ योग का भी विवरण आपको इसी उपनिषद से मिलता है। इसके बाद इसमें देखते हैं ईशोपनिषद जो है, ईशा उपनिषद जो है, ये क्या है? लघु उपनिषद है। इट इज अ मिनिएचर उपनिषद है। ठीक है, इसमें यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईश्वर उपनिषद है। इसका प्रमुख विषय क्या है? आध्यात्मिक चिंतन है। इसका प्रमुख विषय क्या है? स्पिरिचुअल थिंकिंग है। अब देखेंगे कि गीता में वर्णित निष्काम कर्म का प्रतिपादन सबसे पहले इसी से मिलता है और इसे उपनिषद में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और इससे कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा को सराहा गया है और आत्महत्या को घोर पाप बताया गया है। किसमें? ईशो उपनिषद में। ठीक है,
मतलब कि इसमें यहाँ पर निष्काम वगैरह की बात की ईशोपनिषद में देखेंगे। इसका प्रमुख विषय आध्यात्मिक चिंतन, मैंने भी बताया था स्पिरिचुअल, इन्होंने स्पिरिचुअल चीजों पर ज्यादा यहाँ पर बात की गई है ईशोपनिषद में। और इसमें जीवित अच्छे कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवित रहने की इच्छा को भी सराहा, आत्महत्या को घोर पाप बताया। इसके बाद महानारायणी उपनिषद जो आपका है, महानारायणी उपनिषद, ये तैत्तिरीय संहिता का उपनिषद है। इसमें नारायण की चर्चा की गई है और तैत्तिरीय आरण्यक में 2 उपनिषद का समावेश इसमें मिलता है। एक तैत्तिरीय उपनिषद और दूसरा महानारायणी उपनिषद है, वो आपको महानारायणी उपनिषद में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया है। अभी तक हमने ऋग्वेद के 10 मंडल पढ़े हैं और यहाँ पर किसके, ऋग्वेद के, इसके बाद हमने यजुर्वेद के उपनिषद पढ़े हैं। अब यहाँ पर उपनिषद और सामवेद, हम सामवेद के उपनिषद पढ़ते हैं कि सामवेद में कौन कौन से उपनिषद हैं। जैसे सबसे प्राचीन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद माना जाता है सामवेद में, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, तंडी नाम उपनिषद भी कहा जाता है। तंडी नाम उपनिषद के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है, जो कि सामवेद से संबंधित है। और आप देखेंगे यहाँ पर कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद से ही मिलता है, ठीक है। सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख आपको ऋग्वेद से ही मिलता है और ऋग्वेद में उनको राक्षस और इंद्र का शत्रु भी बताया गया है। तो इन द ऋग्वेद ही इज डिस्क्राइब एज अ डेमोन एंड एनिमी ऑफ किसका, इंद्र, ठीक है। इसके बाद देवकी नंदन कृष्ण का पहला उल्लेख भी आपको छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। इसमें कृष्ण को देवकी का पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उपनिषद है। सर्वप्रथम अहिंसा का उल्लेख भी छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ओम का महत्व, जो ओम हम देखते हैं ना, ओम का महत्व जो है, यहाँ पर देखेंगे कि ओम का जो महत्व है वो और मधु विद्या का जो विवरण है वो भी आपको छांदोग्य उपनिषद में देखने को मिलता है। इसमें सूर्य को सभी वेदों का मधु कहा गया है। तो ये सब फैक्ट्स हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें इट इज कॉल्ड सूर्य वाज कॉल्ड द हनी ऑफ द ऑल वेदास, ठीक है। केन उपनिषद की अगर बात की जाए तो केन उपनिषद में इसमें ब्रह्मा के स्वरूप, किसकी बात कर रहा है, ब्रह्मा के स्वरूप का प्रतिपादन करने के लिए गुरु शिष्य के संवाद, स्पेसिफिकली गुरु एंड डिसिप्लिन डायलॉग्स की, गुरु एंड शिष्य के संवाद की यहाँ पर बात की गई है केन उपनिषद में, ठीक है। इन्हें ब्राह्मी उपनिषद और यक्ष का ब्रह्म के रूप में भी वर्णन यहाँ पर देखने को आपको मिलता है केन उपनिषद में। तो हमने ऋग्वेद के 10 मंडल, यजुर्वेद के कुछ उपनिषद, सामवेद के हमने कुछ उपनिषद देखे हैं। तो अभी तक हमने उपनिषद और मंडलों को सबको कवर किया है यहाँ पर। इसके बाद पुराण किसे कहते हैं, पुराण की संख्या कहते हैं 18 है। पुराण जो है वो सबसे प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है और पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, ठीक है। इसका पुराणों के रचयिता और संकलनकर्ता क्या है, लोमहर्ष है और उनके पुत्र उग्र श्रवा को माना जाता है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे पुराना और प्रामाणिक है। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं का परिचय कराते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो पुराण ही एकमात्र स्रोत है। तो ध्यान रखिएगा, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। जो सारे पुराण यहाँ पर आपको 18 पुराणों के नाम दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर देते हैं कि द नंबर ऑफ वेदांग, तो कितने हैं, 6 वेदांग है। जैसे शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, छंद हो गया, ज्योतिष हो गया, ये आपके 6 वेदांग हैं। इसके बाद यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ये हमने भी ऊपर पढ़ा था। इन तीनों वेदों को, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। ईच वेदा हैज 4 पार्ट्स, संहिता, इसके बाद संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। जो आप देखेंगे कि प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। संहिता हो गया, ठीक है, संहिता है, ये एक्चुअली संहिता है, ठीक है, संहिता है आपका। इसके बाद इसमें ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके बाद आपका आरण्यक है और इसके बाद अपने उपनिषद आ जाते हैं। क्लियर है। इसके बाद चलिए, हमने ये सब हिस्ट्री का, हमने एंशिएंट हिस्ट्री को हमने ज्यादा से ज्यादा कवर किया है यहाँ पर। इसमें वेदास को हमने देखा, उसके कुछ उपनिषद देखे, सारी चीजों का डिवीजन देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं, अब हम इंडियन इकोनॉमी को देखने वाले हैं। तो ऐसे ही हर मॉड्यूल में 2 से 3 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, उनके अलग अलग पार्ट्स मिलते रहेंगे और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उनको धीरे धीरे कवर करते रहेंगे हर पार्ट्स को। तो आपकी ड्यूटी क्या है, इनको प्रॉपर देखना, कोई भी चीज स्किप नहीं करना, क्योंकि हर मॉड्यूल में 2 से 3 टॉपिक्स मिलते हैं अलग अलग, जिसमें क्या होता है, हर टॉपिक जो आपके अलग सब्जेक्ट से होता है, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से रिवाइज कर सकें, समझ सकें और नोट्स बना सकें। निरंतर बने रहें हमारे चैनल पे। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो। चलिए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी, ध्यान दीजिएगा, 2 टर्म्स हैं, एक इकोनॉमी होता है, एक इकोनॉमिक्स होता है। तो इन दोनों को समझते हैं पहले हम, ताकि जो कंफ्यूजन कुछ बच्चों के मन में वो खत्म हो जाए। पहले हम इकोनॉमिक्स को समझते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र, ये अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र क्या है,
दो शब्दों से मिलकर बना है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, अर्थ और शास्त्र मतलब धन से संबंधित, और शास्त्र का अर्थ है, अर्थ का मतलब है धन से संबंधित और शास्त्र का अर्थ है अध्ययन। अतः धन से संबंधित अध्ययन को अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और अर्थशास्त्र का पिता जो है उनको एडम स्मिथ को माना जाता है। उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है ना वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में काफी कुछ लिखा है। देखिए, अर्थशास्त्र एक विषय है, ठीक है, जिसमें हम सिद्धांतों, आर्थिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं, आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। किसकी बात कर रही हूँ? अर्थशास्त्र की। साथ ही दुर्लभ संसाधनों से मूल्यवान वस्तुओं के उत्पादन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं, ताकि सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। अब समझिए, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का ही एक व्यवहारिक रूप है। अर्थशास्त्र के अध्ययन को जब व्यवहारिक रूप से उपयोग में लाया जाता है तब उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी जो है वो एक क्षेत्र है जहां आर्थिक वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों का निष्पादन किया जाता है। जब हम किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब हम बाकी जब आगे पढ़ेंगे तो इसकी अर्थव्यवस्था के जितने टाइप्स हैं उनको भी हम समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही थी कि भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पर चीजें लिखी हुई, डिफरेंस लिखा हो कि अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, ये सब चीजें बताई गई हैं। देखिए, अब अर्थशास्त्र यहाँ पर दो शब्दों से मिलकर बना, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अर्थ का मतलब धन होता है, शास्त्र मतलब संधि से बना, इत्यादि चीजें जो मैंने आपको इन सिंपल वे में बताने की कोशिश की है। देखिए, सबसे पहले देखिए अलग अलग विचारक का अलग अलग अर्थशास्त्री है, उन्होंने अलग अलग तरीके के एज्यूम किए और बताया कि सबसे पहले दर्ज किए गए आर्थिक विचारकों में से 8वीं सदी ईसा पूर्व के ग्रीक किसान कवि हेसियोड ने लिखा था कि किसी की कमी को दूर करने के लिए श्रम, सामग्री और समय को कुशलता पूर्वक बांटना, आवंटित करने की आवश्यकता है। लेकिन आधुनिक पश्चिमी अर्थशास्त्र की स्थापना बहुत बाद में हुई थी, जिसका श्रेय किसको जाता है? आमतौर पर एडम स्मिथ को जाता है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इनकी जो पुस्तक थी 1776 में, यहाँ पर देखिए एडम स्मिथ की जो पुस्तक थी उसका नाम उस बुक का क्या था? एन इंक्वायरी। यहाँ देखिएगा, एन इंक्वायरी, इसको ऐसे कर देते हैं, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड द कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेचर। ठीक है, नेशन, इसमें इन्होंने जो है नेशन, इसके प्रकाशन को दिया जाता है। और एडम स्मिथ अपनी पुस्तक के अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ जो है उनकी पुस्तक को अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहते हैं। देखिए, जैसे एडम स्मिथ ने अपने बारे में अपनी वाक्यों को जो है अपनी पुस्तक के द्वारा समझाया। वही डॉक्टर मार्शल जो है, आपके देखें डॉक्टर मार्शल ने 1890 में आप देखेंगे अपनी पुस्तक जो प्रकाशित की थी, अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में क्या हुआ था? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो पब्लिश की थी उसमें अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा को देकर इसको लोकप्रिय बना दिया था। वही ब्रिटिश के जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे लॉर्ड रॉबिन्स ने 1932 में क्या किया कि अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था एन ईजी, ठीक है, एन ईजी ऑन द नेचर, एन ऐसे ऑन द नेचर, ठीक है, ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस पब्लिश्ड इन 1932। इन्होंने अर्थव्यवस्था को क्या बोला कि जो अर्थव्यवस्था है ना, किसके अनुसार? रॉबिन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था, इन्होंने कहा कि दुर्बलता का सिद्धांत माना जाता है और उनका मत है कि मानवीय आवश्यकताएं असीमित है और उसको पूरा करने के लिए साधन क्या है? सीमित है। इसको जब अभी आगे आएंगे तब हम इसको और अच्छे से समझेंगे। वही अर्थशास्त्री सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा है। क्या कहा है? विकास का शास्त्र कहा है। विकास का शास्त्र मतलब साइंस ऑफ ग्रोथ की बात की है, किसने? सैमुअलसन ने। इसके बाद वही आधुनिक अर्थशास्त्री एक और है कपिल आर्य, उन्होंने क्या कहा कि अपनी पुस्तक अर्थमेधा में उन्होंने अर्थशास्त्र को सुख के साधन का विज्ञान का क्या कहा है? सुखों का साधन का विज्ञान कहा है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पर ये चीजें हो गई हैं। हमने अलग अलग अर्थशास्त्रियों के हिसाब से क्या क्या अर्थव्यवस्था है, अर्थशास्त्र क्या है, उनके बारे में उनके थॉट को पढ़ा। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में हमने डिफरेंस को समझा कि इन शब्दों से मिलकर बना है। ये सारी चीजें हमने कवर की है। अब हम इकोनॉमिक्स को डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स में किया गया है, जिसको हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था यानी कि छोटी चीजों की बात की गई, मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि बृहद अर्थव्यवस्था यानी कि समष्टि अर्थव्यवस्था की बात की गई है। ठीक है,
यहाँ पर इस चीज को पढ़ने से बेहतर है हम यहाँ पर इसको समझने की कोशिश करें कि माइक्रो और मैक्रो एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले हम माइक्रो यानी कि समष्टि यानी कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहा गया। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, छोटी चीजों की बात कर रहा है। इसमें क्या होता है, सूक्ष्म अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें इस अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलू यानी कि व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कोई फर्म हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, एक कंज्यूमर हो गया, एक उत्पादक हो गया, उद्योग हो गया, बाजार इत्यादि के बारे में यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी मिलती है, उसकी नीति निर्धारण, उसका उत्पादन, उपभोग, मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायता इससे मिलती है। ठीक है, जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, इसके अंतर्गत अनुकूलतम साधन का आवंटन किया जाता है। जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन करना, मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन इसमें होता है। इसके अंतर्गत इसकी बात कर रही हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रही थी अभी तक। तो इसमें भी दिया गया है कि व्यक्ति और व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, व्यक्ति और व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन होता है। एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का इसमें अध्ययन होता है। यही सब चीजें इसमें दी गई हैं। यहाँ पर नीचे भी यही दिया गया है इसमें कि जो है आपका व्यष्टि जो आर्थिक समस्याओं के निदान में कीमत, प्राइस मैकेनिज्म और मांग और पूर्ति बलों की क्रिया निर्णायक भी यहाँ पर होती है। सिंपल मतलब इसको भूल जाइए, जो मैं आपको बता रही हूँ उसको समझना है कि इसमें व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य, नीति निर्धारण हो गया। ठीक है, और इसमें मांग पूर्ति का अध्ययन हो गया, मूल्य निर्धारण से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है और जो नीतियों का अध्ययन होता है वो सब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत होता है। अब आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझें तो मैक्रो मतलब यहाँ पर बड़े बृहद अर्थव्यवस्था की बात कर, अर्थशास्त्र की बात कर रहा है। और इस अर्थव्यवस्था में बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था या संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे नेशनल इनकम हो गया, राजकोषीय नीति हो गया, मौद्रिक नीति हो गया, सरकारी बजट हो गया, आर्थिक समृद्धि यानी कि आपका एक्सक्लूसिव ग्रोथ हो गया, आर्थिक विकास हो गया, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हो गया। इसके बाद आपका देखिए गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया। ये सब क्या है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स में इनका अध्ययन किया जाता है। और इसमें देखेंगे कहा जाता है कि इस जो इसमें सामान्य कीमत का स्तर का अध्ययन इसमें किया था, समाज और समाज के व्यवहार का इसमें जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसमें वही सब चीजें कि इसमें आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबी, ठीक है, स्फीति आदि का यहाँ पर क्या है, स्फीति आदि का समाधान में सरकार की भूमिका निर्णायक होती। तो ये वृहद मतलब बड़े लेवल पर ये बात कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे लेवल पर यहाँ पर बात की जा रही है, छोटे छोटे विषयों पर यहाँ पर अध्ययन किया जा रहा है, उनकी बात की जा रही है। क्लियर है, समझ आ गया आपको अभी तक? चलिए, यहाँ पर वही सब चीजें सेम लिखी हुई हैं। हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको समझ लिया है कि समष्टि में क्या होता है, उनमें बाजार, फर्म, खरीदार, विक्रेता इत्यादि की बात की जाती है। एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पर। वही मैक्रो में आप देखेंगे रोजगार, मुद्रास्फीति हो गया, आर्थिक विकास हो गया, सार्वजनिक नीति इत्यादि का इन तत्वों पर प्रभाव पड़ता है, वो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखिए कह रहे हैं हु डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट्स। अब इकोनॉमिक्स को 2 भागों में किसने विभाजित किया है? तो जॉन मैनार्ड केन्स जो है उन्होंने इसको विभाजित किया है। यानी कि जो जॉन मैनार्ड केन्स है उन्होंने अर्थशास्त्र को 2 श्रेणियों में बांटा है। ठीक है, उनको इसकी आवश्यकता लगी, उन्होंने अपने पेपर द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में इन्होंने इकोनॉमिक्स को जो है व्यवस्थित करने का एक नया तरीका खोजा है, एक नई तरीके से इकोनॉमिक को बताने की इन्होंने प्रयास किया है। ठीक है, इन्होंने जैसे यहाँ पर कहा है कि जो अर्थशास्त्र है वो विशेष रूप से यहाँ पर जिसकी स्पेशली यहाँ पर कंसर्न विद द एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज and uses model assumptions to understand how to create incentives and policies that will maximize efficiency। यहाँ पर देखेंगे कि उत्पादन और विनिमय में यानी कि प्रोडक्शन और एक्सचेंज से ही आपका पूरा अर्थशास्त्र चलता है, उसको रेगुलेट करने से पूरा अर्थशास्त्र चलता है। और कहते हैं कि कैसे उसका प्रोत्साहन किया जाए, नीतियां कैसी बनाई जाए, कैसे सही नीतियां बनाई जाए ताकि सब तक उसका लाभ पहुंचे। यहाँ पर अर्थव्यवस्था को इस तरह से विभाजित करते हैं। जो अर्थशास्त्री है वो जीडीपी और सीपीआई जैसे कई आर्थिक संकेतक और तैयार करके प्रकाशित करते हैं। यानी कि जीडीपी क्या होता है, बेसिकली 1 ईयर में जो इतनी भी वस्तुएं उत्पादित की गई उनका प्रोडक्शन हुआ है और सेवाएं जो सर्विस दी गई उन दोनों का मूल्य मिलाकर जो है आपका 1 साल का जीडीपी निकलता है। ठीक है, वही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात की जाए, सीपीआई क्या होता है, तो यहाँ पर हमने जीडीपी को समझ लिया कि 1 साल में जितना भी उत्पादित वस्तुएं हैं उनका मूल्य और सेवाओं के मूल्य का योग क्या होता है, आपका जीडीपी होता है। सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको कहते हैं, इसको सिंपल से समझिए एक लाइन में, फिर उसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि एक जो खुदरा खरीदार है उसके दृष्टिकोण में मूल्य परिवर्तन को मापता है। जैसे समझिए लास्ट ईयर आपने कोई पेन खरीदा 10 रुपए में, यहाँ पर ये जो इसकी जो वस्तु की जो कीमत है उसको भूल जाइए। कोई वस्तु है जो आपने लास्ट ईयर खरीदी है, पेन खरीदा और इस साल आपने उसी पेन को खरीदा,
तो उसमें वस्तु में जो मूल्य परिवर्तन आया है, उस वस्तु को खरीदने में पहले अगर आप 10 रुपए दे रहे थे आप 20 रुपए दे रहे हैं, या पहले 20 देते थे आप 10 दे रहे हैं, तो जो मूल्य का परिवर्तन आया वो आपका क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तो सिंपली इसको समझिए कि एक चयनित वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के स्तर में समय के साथ, टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं उनको मापता है, जिस पर एक परिभाषित समूह के उपभोक्ता अपनी आय खर्च करता है। तो क्या है, सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 टर्म दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में समझते हैं। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स के टाइप है, प्रकार है। इसमें देखिए इंडिया की बात नहीं की, इंडिया क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो अब हमारी ड्यूटी क्या बनती है, इन चारों को जो है वो बेहतर तरीके से समझे। इसमें क्या होता है, आपका पूंजीवाद क्या होता है, आपका कैपिटलिज्म क्या होता है, समाजवाद अर्थव्यवस्था क्या होता है, इसके बाद आपका साम्यवाद अर्थव्यवस्था क्या होता है, उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए यहाँ पर पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या है, देखिए जो आपका कैपिटलिज्म होता है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है, उसमें कहते हैं कि जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी यानी कि प्राइवेट स्वामित्व पाया जाता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन निजी लाभ के लिए किया जाता है, उसे पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहते हैं। और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, ध्यान रखिएगा कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन में सरकार की भूमिका बिल्कुल न्यूनतम होती है, कम से कम होती है। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा है वो एडम स्मिथ की जो एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में आई थी, उसमें ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बाद हम यहाँ पर क्या लिखा है, सोशलिज्म, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करता है। इसमें ये जो शब्द है वो जर्मन के जो कार्ल मार्क्स है, दार्शनिक है, उनके द्वारा इसको लाया गया था कि राज्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर राज्य का अथवा सामूहिक स्वामित्व होता है। और कह सकते हैं, जो आप कह सकते हैं कि इसमें आमतौर पर सरकार के पास सारी शक्तियां मौजूद होती हैं और इसमें प्रोडक्शन हो गया, उनकी आपूर्ति हो गया, उनकी कीमत, सबका निर्णय जो डिसीजन है वो सरकार के द्वारा ही लिया जाता है। कि इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इसमें आर्थिक निर्णय जो है सामाजिक कल्याण को लेकर ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। और राज्य अर्थव्यवस्था के 2 रूप होते हैं, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो अब हम कम्युनिज्म जो आपकी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था उसको देखते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति यानी पर पर्सन से उसकी कैपेसिटी के अनुसार कार्य और उसको जो है प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के प्रतिफल और वस्तुओं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो पर पर्सन यहाँ पर उसकी कैपेसिटी के अनुसार उसको कार्य और उसकी क्षमता के अनुसार वो वस्तुएं और सुविधाएं उसको उपलब्ध कराई जाती हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था में कम्युनिज्म, यहाँ पर कम्युनिज्म की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये तीनों टर्म समझने के बाद हमें एक चीज और समझनी चाहिए, यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है जो कि भारत में अप्लाई होती है। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी आप देखेंगे कि एक विशेष प्रकार की अर्थव्यवस्था है। बेसिकली इसमें राज्य इकोनॉमी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताएं विद्यमान होती हैं, यानी कि समाजवादी और आप देखेंगे कि पूंजीवादी दोनों की जो अर्थव्यवस्था की विशेषताएं उसमें विद्यमान होती है। इसमें राज्य और सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों परस्पर सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ आधारभूत और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार राज्यों के पास होती है, बाकी आर्थिक गतिविधियों को बाजार में निजी समूह के लिए छोड़ दिया जाता है। अब बात करें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी में आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण और अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। उसका उदाहरण क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है। ठीक है, समझ आ गया है सारी चीजें, ये टर्म्स याद रखिएगा, कभी कभी डिटेल में इन पे ही प्रश्न मेंस में पूछ लिए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ये समझा, इसके बाद यहाँ पर 5 कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं इकोनॉमी से संबंधित। 5 यहाँ पर कुछ आपको शब्द दिए गए हैं, अवधारणाएं दी गई हैं जिनको हमें समझना है। जैसे अवसर लागत क्या होता है, हियर आर 5 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट दैट एवरीबडी शुड नो। ऑब्वियसली हम स्टूडेंट हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, अवसर लागत क्या होता है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। देखिए सिंपल वे में समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, बेसिकली कि अवसर लागत जिसको हम कहते हैं कि किसी भी विकल्प का त्याग ना होकर दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग है। समझिए सिंपल वे में, जैसे हम कहते हैं कि जीवन में कुछ भी जो है नथिंग इज फ्री इन लाइफ। ठीक है, जीवन में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। तो इसी कॉन्सेप्ट से हमें समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेड ऑफ शब्द से परिचित होना चाहिए। ट्रेड ऑफ यहाँ पर जो शब्द दिया इसका मतलब है कि कुछ हासिल करने के लिए आपको कुछ और छोड़ना होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है ना कि जब हम क्लास के टाइम पे, मान लीजिए आपने लाइव क्लासेस हमारी ली है, ऐसा मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, जब लाइव क्लासेस चल रही है उस वक्त अगर आप सो रहे हैं
तो आपने जो फीस दी है लाइव क्लासेस के लिए, तो वो फीस किसकी कीमत हो गई? वो सोने की कीमत हो गई, क्योंकि आप क्लास नहीं ले रहे उस वक्त सो रहे हैं, तो उसकी कीमत क्या हो गई? उसकी कीमत सोना हो गई, सो रहे हैं आप, तो जो पैसा दिया है, फीस दी है, वो कीमत आपकी सोने की हो गई। अब आपकी पढ़ाई की वो कीमत नहीं रही, उस वक्त टाइम पीरियड में क्लास लेने की कीमत ना होके वो सोने की कीमत हो गई। तो कह रहे हैं कि जब आप किसी, यहाँ पर क्या लिखा हो, इसी चीज को कहा गया था कि हमें ये समझना, पहचानने में सक्षम होना चाहिए कि आप कब कुछ छोड़ रहे हैं। याद रखें कि निष्क्रियता भी एक कीमत है, मतलब कि कुछ हासिल करने के लिए आपको कुछ और छोड़ना ही होगा जीवन में। इसीलिए कहते हैं कि अवसर लागत, मतलब किसी साधन के अवसर लागत से मतलब होता है उसके दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प मूल्य के त्याग से। इसका अवसर लागत का मतलब यहाँ पर होता है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड की बात की जाए तो आपूर्ति और मांग क्या होता है बेसिकली। देखिए, इसको समझते हैं। सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है? आपूर्ति और यानी कि मांग के पीछे एक थ्योरी चलती है, ठीक है। अब देखेंगे कि जहां उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर और उत्पादक दोनों मेल खाते हैं, एक ऐसा बिंदु आता है जहां पर दोनों मेल खाते हैं कि प्रत्येक वस्तु या सेवा का एक अनूठा बिंदु होता है जिस पर खरीदार, यानी कि हम खरीद रहे तो हम खरीदार, और विक्रेता जो बेचने वाला है, यानी कि खरीदार और विक्रेता विनिमय करने के लिए सहमत हो जाते हैं, ट्रेड करने के लिए वहां पर सहमत हो जाते हैं। आपूर्ति और मांग जो होती है, डिमांड और सप्लाई होती है, भविष्य के विकास की अटकलों, प्रौद्योगिकी में प्रगति, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमी, अधिशेष यानी कि सरप्लस जैसे कारकों को भी प्रभावित कर सकती है। तो मतलब डिमांड एंड सप्लाई, अगर हम किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं मार्केट में तो उसकी किस प्रकार से सप्लाई हो रही है। तो आपका डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के बीच रहती है, जो एक बिंदु पे आकर रुकती है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं अगला क्या है। ये आपका एग्जाम्पल दिया गया था यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है आपको अगला जो है वो है आपका कमी, यानी कि आपको क्या कमी की बात कर रहे हैं। तो कमी में देखेंगे क्या क्या चीजें होती है। जैसे आपूर्ति और जो डिमांड एंड सप्लाई होता है ना, वो एक साथ चलती है, ठीक है। अब उन दोनों के बीच की जो स्थिति है उसको हम कमी कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम मनुष्य हैं, हमारी तो इच्छाएं ही असीमित है, हमारी इतनी असीमित इच्छाएं जिनको पूरा करने के कुछ संसाधन तो सीमित ही हैं। तो कहते हैं कि उन इच्छाओं को ना पूरा करने की जो कमी आती है, यानी कि हम जब डिमांड कर रहे हैं उसकी सप्लाई जब नहीं हो रही है, तो उसके बीच में जो कमी आ रही है वो क्या आपकी कमी कहलाती है। क्या कहते हैं? डिमांड और सप्लाई और कमी जो है वो एक साथ चलते हैं। जब आपने किसी चीज की डिमांड की और मार्केट में उसकी सप्लाई नहीं है उतनी, या फिर कम है, क्योंकि संसाधन तो सीमित है, हमारी डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है किसी न किसी चीज को लेकर, तो संसाधनों की कमी के कारण जो डिमांड एंड सप्लाई के बीच का जो गैप आता है उसे हम कमी कहते हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं। जैसे यह समझने के लिए महत्वपूर्ण अवधारणा है, क्योंकि हमें यह किसी वस्तु या सेवा को महत्व देने में मदद करता है। संसाधन जितना दुर्लभ होगा उसकी मांग जितनी अधिक होगी वह उतना ही महंगा होता जाएगा। यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। इसके बाद परचेजिंग पावर की बात करें तो क्रय शक्ति क्या होती है। आप क्रय शक्ति देखेंगे, सिंपल वे में समझे तो कहते हैं कि परचेजिंग पावर में, जैसे पहले एक टाइम पे हम मान लीजिए 10 रुपए में 2 समोसे खरीदते थे, तो हमारी क्रय शक्ति कितनी? 10 रुपए की थी, ठीक है। अब 10 रुपए में हमें 2 समोसे मिल जाते थे। अभी भी हमारी परचेजिंग पावर 10 रुपए है, लेकिन अब हमें उसमें वस्तु कम मिल रही है, यानी कि अब 1 समोसा मिल रहा है। तो कह रहे हैं कि जिसे मुद्रा की एक इकाई द्वारा खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं और सेवाओं की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। क्रय शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अन्य सभी समान होने के कारण मुद्रास्फीति आपके द्वारा खरीदी जा सकने वाली वस्तुओं या सेवाओं की संख्या को कम कर देती है। हमें याद रखना होगा कि धन इस बात पर निर्भर करता है कि हम उससे कितना खरीद सकते हैं। यदि कीमतों में वृद्धि जारी रहती है और बाकी सब समान रहता है तो हमारी क्रय शक्ति कम हो जाती है। समझ गए आप? एग्जाम्पल को समझेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप इसको। टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात की जाए, धन के समय मूल्य की बात की जाए, तो कहते हैं कि यह अवधारणा किसी भी छात्र के लिए एक मौलिक सत्य है, एक जो है एकदम ट्रुथ है, ये फंडामेंटल ट्रुथ है कि जो अपने पैसों का प्रभावी ढंग से मैनेजमेंट करना चाहता है, पैसे के समय मूल्य के पीछे का सिद्धांत बताता है कि विशुद्ध रूप से आर्थिक दृष्टि से आज $1 का मूल्य कल के $1 से अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात बता रहा है कि उस पैसे की जो कीमत थी वो कल कैसी थी और आज कैसी की बात कर रहा है। इस तथ्य से क्लियर होता है, इस वाक्य से क्लियर होता है कि सामान्यतः आज $1 का जो इन्वेस्टमेंट करने से किसी प्रकार का ब्याज प्रतिफल प्राप्त होगा वो आपको कल $1 से अधिक होगा। तो यहाँ पर जो टाइम पीरियड की जो वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ मनी है,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करें तो मनी किस प्रकार से उसके टाइम के साथ उसकी वैल्यू को बढ़ा देता है, ये बात कही जा रही है। इसके बाद यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए गए हैं, जैसे हु इज द फादर ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, तो कौन है यहाँ पर अर्थर देखेंगे, इसका ऑर्थर सेसिल पिगो है। इसका अर्थशास्त्र की मदर टेरेसा किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा अमर्त्य सेन को कहा जाता है। वही आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो स्कॉटिश विचारक एडम स्मिथ है। इसके बाद हु इज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजना के प्लानर है ना, वो कौन है, आपके जोसेफ स्टॉलिन है, जिन्होंने 1928 में सोसाइटी यूनियन में पहली बार पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है, भारत की बात की जाए, हु इज द फादर ऑफ द 5 ईयर प्लान इन इंडिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जिन्होंने पहली पंचवर्षीय योजना को प्रस्तुत किया था। क्लियर, समझ आ रहा है। इसके बाद देखिए कि एडम स्मिथ को कहते हैं कि अक्सर आधुनिक के पिता पोसीडोन के रूप में पहचाना जाता है और ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार वाणिज्य का जनक पोसीडोन को माना जाता है। क्लियर है, यहाँ पर चीजें समझ आ गई। अब हमने इकोनॉमिक्स के काफी चीजों को कवर किया है, पहले के भी मॉड्यूल्स में कवर किया है। यहाँ पर कुछ चीजें जो एकदम स्ट्रेट थी उसको भी मैंने समझाने की लाइन टू लाइन कोशिश की है, ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सके। और इसी के साथ साथ आपको मैंने जो टर्म्स बीच में आए थे उसको भी एक्सप्लेन किया है, जो इस टॉपिक से इतर है, यानी कि आपको अलग से समझाने की, क्लियर करने की कोशिश की, ताकि आप बेहतर एक समझ डेवलप कर सके। कोई भी चीज आपको रटी रटाई ना लगे, बस समझ में आनी चाहिए। बहुत सी चीजें हमें समझने की भी जरूरत पड़ती है, कुछ फैक्ट्स को हमें लर्न भी करना पड़ता है, तो हमें हर चीज के लिए तत्पर रेडी रहना चाहिए, सब चीज के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने एंशिएंट हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ा, हमने इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा पढ़ा। अब हम यहाँ पर ज्योग्राफी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी के कुछ हिस्से को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आर यू रेडी? ठीक है, चलिए अब हम रेडी हो गए हैं, तो हम इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम नॉर्दर्न माउंटेन रेंज रीजन की बात कर रहे हैं, यानी कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखेंगे आप, जैसे भारत की जो भौतिक स्थिति है, आप देखेंगे कि भारत जो है विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। ठीक है, देखेंगे कि कहीं पर जैसे आप देखते हैं कि कहीं पर दूर दूर तक आप विशाल मैदानों से देखते हैं, विशाल मैदान देखते हैं, तो कहीं पर आप पर्वतीय क्षेत्र देखते हैं। अब पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे ढलानों को, घाटियों से काफी बार आप देखा करते हैं। तो वास्तव में आप देखेंगे हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल पठार हो गया, द्वीप समूह हो गया। ठीक है, हम बात करें अगर इसमें पर्वतीय पहाड़ों की हम अगर बात करें, तो हिमालय की पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंची शिखर, गहरी घाटियों और तेज बहने वाली नदियों को हम देखते हैं। तो आपकी युवा स्थलाकृतियां क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हम बात करें कि जब कोई जैसे प्राचीनतम भाग की बात करें, जिसकी सतह जो प्राचीनतम भाग है वो आपका प्रायद्वीपीय पठार है। यहाँ से मैं अलग बता रही हूँ, ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड बनाने की कोशिश करें। जो प्रायद्वीपीय पठार आपका पढ़ेंगे हम आगे, वो पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है और इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। लेकिन हाल के भूकंपों ने क्या हुआ है कि इसे गलत साबित कर दिया है। लेकिन हिमालय के उत्तरी मैदान हाल में बनी जो स्थलाकृतियां हैं, तो भूगर्भ वैज्ञानिकों का कहना है कि ये जो हिमालय है एक अस्थिर भाग है और हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है। ये अभी भी निर्माणाधीन अवस्था में ही है, इसमें निर्माण धीरे धीरे बनता ही रह रहा है अभी, तो युवा अवस्था में बेसिकली है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना, वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भारत का उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भागीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। तो कहते हैं ये जो पर्वत श्रृंखलाएं है ना आपकी, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, सिंधु से लेकर आपकी ब्रह्मपुत्र तक ये फैली हुई हैं, इसकी बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पर इसकी बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पर ये देखेंगे, आप देखेंगे कि इसमें कहते हैं कि पर्वत श्रृंखलाएं जो है विश्व की, हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय क्या है, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। और हम बात करें तो ये पर्वत श्रृंखलाएं देखेंगे 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर एक अर्धवृत्ताकार यानी कि अर्धवृत्ताकार का निर्माण, ये आपके अर्धवृत्ताकार का निर्माण करती हैं। और आप देखेंगे कि इसकी चौड़ाई कश्मीर से 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। आप देखिए कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश तक आते आते ये 150 किलोमीटर रह जाती है। हिमालय के पश्चिमी भाग, ये जो हिमालय का पश्चिमी भाग आप देखेंगे, पश्चिमी भाग की जो कंपैरिजन में जो पूर्वी भाग है आपका ईस्टर्न पार्ट है ना, उसकी ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। ऐसा क्यों है?
यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आपकी यहाँ पर जो काफ़ी सारी नदियाँ जैसे पाई जाती हैं, उसमें क्या होता है, नदियों के यहाँ पर बहने से, यहाँ पर कई तरह के जंगलों के पाए जाने से कई तरह की यहाँ पर विविधताएं भी देखनी होती है, चाहे वो जीव जंतु की हों, चाहे वो यहाँ पर खेती वगैरह की देखेंगे तो यहाँ पर कई सारी विविधताएं पाई जाती हैं ऊपर की कंपेरिजन। ये आपका बर्फ से ढका रहता है, इस कारण से भी है, और यहाँ पर इतनी आप कह सकते हैं जीव जंतु और वो सब उस प्रकार से नहीं पाए जाते, उतनी डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती जितनी आपकी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, आप क्या बता सकते हैं यहाँ पर, चलिए आप रहने दीजिए, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपका जो कंचनजंगा है ना, यहाँ पर आप कंचनजंगा देखेंगे, ये जो आपका कंचनजंगा है, मैंने इसको पूरा ही शायद रब कर दिया, आपका जो कंचनजंगा है वो क्या है, आपका मिक्स्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है इसको। तो क्या बता सकते हैं मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऐसा क्या है जिसको कंचनजंगा को घोषित किया गया है? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि हिमालय जो है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द रिवर्स और ऑर्गेनेटिंग फ्रॉम हिमालयज आर perennial because their source is located in Himalaya glacier. Glacier receives much its rains from the southwestern monsoon. यहाँ पर आप देखेंगे कि जो जैसे यहाँ पर यही सब चीज़ें नदियाँ वगैरह के बारे में पता चलता है, बहुत सी चीज़ें हैं, इसको यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर नीचे पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अब क्या हुआ है कि हिमालय जो है ना, हिमालय की जो निर्माण है, उसका जो निर्माण हुआ है उसकी संरचना के आधार पर कुछ क्षेत्रों में उसको बांटा जा सकता है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर 4 यहाँ पर टाइप्स दिए गए, जैसे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया, आपका शिवालिक हिमालय हो गया। तो ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, द मिडिल हिमालय, द अदर सब हिमालय, दैट मीन्स शिवालिक की बात करें। तो क्या यहाँ पर मैं आपको एक पिक्चर डिस्प्ले कर दूं ताकि आप बेहतर समझ सकें? चलिए मैं मान लेती हूँ आपने मुझे सहमति दे दी है। चलिए इससे पहले मैं पिक्चर दिखाऊं, मैंने जैसे कहा था कि व्हाट्सएप नंबर इत्यादि आपको चाहिए है, तो यहाँ पर आपको डिटेल में दिए गए हैं ये कुछ नंबर जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप डायरेक्ट उनको मैसेज करके कोई भी चीज़ पूछनी है एग्जाम से संबंधित तो आप डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम यहाँ पर एक पिक्चर डिस्प्ले करते हैं जिससे आपको समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, जो इन हिमालयों की बात कर रहा है वो कैसे क्या है। जैसे पहले मैं इस पिक्चर को लेती हूँ, इसको ऊपर ड्रैग करती हूँ, देखिए नहीं यहाँ पर ये पेस्ट हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होती है। इसको और थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इसको मिनिमाइज करती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, 1 मिनट का बस आपका समय लूँगी मैं। ठीक है, इसको थोड़ा और क्रॉप कर देते हैं, थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। आइए अब हम इसको यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए ट्रांस हिमालय, चलिए यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे जो ग्रेटर हिमालय है ना, आपका जो ग्रेट हिमालय की बात कर रहा है, इसको समझिए पहले। ये जो हिमाद्री जिसको ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है, महान हिमालय जो आपका कह सकते हैं हम कहा जाता है, वो कहाँ पर है आपका? ये देखिए ये हिस्सा आपका क्या है, ये ग्रेट हिमालय है, ये ग्रेट हिमालय का हिस्सा है आपका, यहाँ पर ग्रेट हिमालय है आपका ये। इसके बाद आप देखेंगे जो लेसर हिमालय है ना, यानी कि जो लेसर हिमालय की बात कर रहे हैं, मिडिल हिमालय की बात कर रहा है, वो आपका कहाँ पर है? ये आप दूसरा जो हिस्सा ये वाला देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर ग्रेटर हिमालय है, सॉरी लेसर हिमालय है आपका, मध्य हिमालय है। इसके बाद शिवालिक श्रेणियां आपकी ये कही जाती है, ये आपकी क्या है? शिवालिक श्रेणियां हैं। ठीक है, शिवालिक श्रेणियां यानी कि बाह्य उप हिमालय यानी कि आउटर सब हिमालय की बात कर रहा है। ठीक है, और तिब्बत रीजन में आपका ट्रांस हिमालय पाया जाता है ऊपर की ओर। अब यहाँ पर देखिए ये जो सारे शब्द दिए गए हैं, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, इनको हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या है, ताकि देखिए यहाँ पर जो लिखा है वो तो आप देख के समझ लेंगे, लेकिन इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये चारों चीज़ें जो यहाँ पर दी गई ना, उनको हम समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें कही गई हैं। देखिए जैसे ट्रांस हिमालय जो आपका होता है ना, बृहद हिमालय कहते हैं हम इसको, ठीक है, महान हिमालय भी कहते हैं, ये उत्तर में स्थित है। और इस श्रेणी का जो मोस्टली पार्ट है ना, वो तिब्बत में होने के कारण इसे तिब्बतियन, ठीक है, तिब्बतियन रीजन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तिब्बतियन रीजन भी कहा जाता है इसको। ट्रांस हिमालय की बात कर रही हूँ, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां भी आते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक आपको जूम इन करके दिखाऊं तो शायद दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसमें मैं थोड़ा सा और एक पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, माफी चाहती हूँ, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा आपको। आइए यहाँ पर मैं एक पिक्चर एड ऑन कर देती हूँ ताकि आप इसको बेहतर समझ सकें। देखिए मैपिंग के बिना ज्योग्राफी बिल्कुल अधूरा है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के खिलाफ रहती हूँ जो लोग कहते हैं कि बस पढ़ लिया, मैपिंग के बिना ज्योग्राफी बिल्कुल अधूरा है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप ऐसा ना किया करें। मैपिंग रखिए, मैप के साथ आप एटलस के साथ ही इसको पढ़ेंगे तो एक बेहतर समझ डेवलप कर पाएंगे।
देखिए यहाँ पर क्या चीज कही गई है, जैसे कह रहे हैं कि जो आपका ये जो ट्रांस हिमालय में जो तिब्बतियन रीजन है ना, उसमें कौन कौन सी श्रेणियां पाई गई हैं। इसके अंतर्गत काराकोरम हो गया, ठीक है, आपका देखिए ये काराकोरम हो गया, ए नंबर यहाँ लिखा है। इसके बाद लद्दाख और जास्कर, ये आपका क्या हो गया, लद्दाख की श्रेणी है, ये आपकी जास्कर की श्रेणी कही जा रही है। तो लद्दाख और कैलाश आदि पर्वत श्रेणियां आप देखेंगे यहाँ पर जो है आपकी कैलाश की पर्वत श्रेणी है। ये सब श्रेणियां इसमें इस भाग में वनस्पति, आप देखेंगे ये जो पार्ट है ना, इसमें वनस्पतियों का बहुत अभाव पाया जाता है, इसीलिए कहा था विविधता आपकी पूर्वी भाग में है। ठीक है, विश्व की सबसे अधिक तीव्र ढाल वाली चोटी जो है वो राकापोशी यहीं पर अवस्थित है। और इसके बाद देखेंगे ट्रांस हिमालय का जो निर्माण है इसी हिमालय से पहले हो चुका था, और इससे सबसे पहले चोटी गॉर्डन ऑस्टिन है, जिसको केटू कहते हैं। ठीक है, केटू भी यहाँ पर आप देखेंगे केटू देखने को मिलती है, इसको यहाँ पर केटू भी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, जहाँ हम पढ़ते हैं ना जीके में कि सबसे बड़ी जो है ऊंची चोटी कौन सी है, वो केटू है। क्लियर हो गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमने ये ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम बृहद हिमालय यानी कि हायर ग्रेटर हिमालय पढ़ते हैं, तो जिसको हम हिमाद्री कहते हैं। तो ग्रेटर हिमालय कहाँ पर है आपका, ये हिस्सा क्या है आपका, ये ग्रेटर हिमालय है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो आपका ये ग्रेटर हिमालय है, इसमें क्या विशेषताएं ऐसी, ये हमेशा ना बर्फ से ढका रहने के कारण इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये हिमाद्री शब्द जो है इसको बर्फ से ढका रहने के कारण इसको हिमाद्री कहा जाता है। इसका विस्तार आप देखेंगे तो पश्चिम में सिंधु नदी घाटी से लेकर, आप देखेंगे कि जो हम पढ़ रहे हैं ग्रेटर, इसका विस्तार देखेंगे सिंधु नदी घाटी से लेकर, आप देखते हैं ये सिंधु नदी घाटी से लेकर पश्चिम से गार से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, नामचा वर्मा जो यहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश तक नामचा वर्मा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लाइए मैं एक पिक्चर और ले आती हूँ यहाँ पर ताकि और स्पष्ट होता रहे। यहाँ पर जो आपका नामचा वर्मा है ना, यहाँ पर देख लेते हैं इसको। देखिए इसको मैं थोड़ा ऊपर पेश कर देती हूँ। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो नामचा वर्मा ये देखिए नामचा जो वरुआ है आपका, यहाँ तक आपको क्या है ग्रेटर हिमालय के बारे में सिंधु घाटी से लेकर नदी से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये नामचा वरुआ की जो बात कर रहे हैं। तो नामचा वरुआ जो है आप देखेंगे कि नामचा वरुआ पर्वत तक ही फैला हुआ है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है और इसमें बृहद हिमालय सबसे प्राचीनतम सर्वाधिक कॉन्टिन्यूअस श्रृंखला है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें प्रमुख चोटी कौन कौन सी, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया आपका। इसके बाद आप देखते हैं मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, ये सब आपका इसी के अंतर्गत आती है। ये सारी श्रृंखलाएं क्या है आपको इसी के अंतर्गत यहाँ पर पूरे में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आप मैप खोलिएगा अपना, इसमें मेरे पास इतनी ही सुविधा है अभी बताने के लिए। आप अपना एटलस, जब भी ज्योग्राफी में पढ़ाऊं आप पहले पेन पेपर से पहले अपना एटलस लेके बैठ जाइए, जैसे जैसे बोलती जा रही है उसको वैसे वैसे वहाँ उसका निरीक्षण करते जाइए। द मिडिल हिमालय की यदि बात की जाए, जिसे लेसर हिमालय कहते हैं, तो आपका लेसर हिमालय कहाँ देखने को मिल रहा है, ये आपका जो मध्य का हिमालय है ना, वो आपका ये एरिया है जिसको हम कहते हैं लघु या मध्य हिमालय, लेसर या मिडिल हिमालय। इसका विस्तार देखेंगे कि बृहद हिमालय के दक्षिण में है। अभी जो हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ा है ना, उसके दक्षिण में आपका लेसर हिमालय, बिल्कुल एग्जैक्टली सही लिखा है, इसके दक्षिण में आपको देखने को मिल रहा है। लेसर हिमालय कहाँ है, बृहद हिमालय के दक्षिण में आपका लेसर हिमालय है ये। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये पर्वत श्रेणी लगभग 50 किलोमीटर चौड़ी और 3700 मीटर से 4500 मीटर औसतन ऊंची है और हिमालय का सर्वाधिक असम श्रृंखला है ये। बृहद और लघु यानी कि ग्रेटर और आपका कह सकते हैं हम कि लेसर जो हिमालय है उसके मध्य में कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू और कांगड़ा आदि घाटियां यहाँ पर आपको देखने को, इन दोनों के बीच में आपको ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप इसके बाद देखेंगे जो ये कश्मीर घाटी में आप हिमोड़ निक्षेप है उसके द्वारा जो संरचना निर्मित हुई जिसे करेवा कहा जाता है। तो हिमोड़ निक्षेप से जो निक्षेप आता है उससे करेवा यहाँ पर निर्मित हुआ है, जिसमें आप देखेंगे केसर की खेती उसके लिए बहुत प्रसिद्ध होती है। करेवा जो है केसर की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो जो केसर है, जब कश्मीर का केसर जो है उसे जीआई टैग भी मिला हुआ है जो काफी फेमस है। ठीक है, ये सब चीजें हमने देख ली। अब हम कहते हैं आउटर सब हिमालय यानी कि शिवालिक श्रेणी क्या होती है। इसको देखिए, शिवालिक श्रेणी आपकी कहाँ पर है, यही आपकी शिवालिक श्रेणियां हैं और इसको स्पष्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये तीसरी जो लाइन यहाँ पर बताई थी शिवालिक श्रेणी है। और स्पष्ट करें अगर तो देखिए यहाँ पर ये आपकी क्या दी गई है, शिवालिक श्रेणियां दी गई हैं। ये आपकी शिवालिक श्रेणियां रेंज है। क्लियर है। अब हम इसको समझते हैं शिवालिक श्रेणी में ऐसा क्या है जिसको हम वाह्य हिमालय भी कहते हैं।
हिमालय की उन श्रेणियों की तुलना में शिवालिक श्रेणी कम ऊंचाई है। और हिमालय पर्वत से कैसे बनी शिवालिक श्रेणियां? हिमालय के जो पर्वत है ना, उससे निकलने वाली नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जाते हैं, उनके निक्षेपण, उनके वलन पड़ने से शिवालिक श्रेणी की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका विस्तार आप देखेंगे पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से लेकर असम के दिहांग तक है। ध्यान रखिएगा, असम के दिहांग तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। और पश्चिम में इन्हें दून और पूर्व में इन्हें द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार हो गया। और ये शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में कई समतल संरचनाएं देखने को मिलती हैं। और आप देखेंगे शिवालिक के निचले भाग को तराई भी कहते हैं। ये दलदली और वनाच्छादित प्रदेश हुआ करते हैं। क्लियर हो गया है? चलिए, अब हम यहाँ पर हमने इन सारे टर्म्स को समझ लिए। जब इनको समझ लिया है तो आगे समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे देखिए, कह रहे हैं कि जो हिमालय की सभी श्रेणियों का उत्थान कब हुआ? टर्शरी काल के विभिन्न युगों में हुआ है। इसमें देखेंगे कि कहते हैं कि जो हिमालय के उत्तरी भाग में स्थित नवीन श्रृंखला, जिसको महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री भी हमने पढ़ा है ना, ग्रेटर हिमालय। तो ग्रेटर हिमालय आपका कहाँ देखने को मिलता है? ये आपका जो ई वाला पार्ट है, ये आपका ग्रेटर हिमालय है। यही चीज कह रहे हैं, इसको हम हिमाद्री कहते हैं। और ये 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। देखिए, आपका जो महान हिमालय है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। देखिए, जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा है ना, आप समझिएगा जरा बात को, जो कुछ हमने यहाँ पढ़ा है वही सब यहाँ डिटेल में दिया गया है। दैट्स इट। इसको लेकर हमें पढ़ना है, एक एक लाइन तो नहीं, लेकिन उसको समझाते हुए पढ़ती हूँ मैं आपको। ये हिस्सा आप अलग कर दीजिए, इसको भूल जाइए। अभी यहाँ पर ध्यान रखिए कि कह रहे हैं कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति जो है वो एसमेट्रिक जो है वो यहाँ पर आपकी यानी कि असममित है। और हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट बना है। ये श्रृंखला जो है हमेशा बर्फ से जमी रहती है, जिसकी वजह से हिमाद्री कहा जाता है। आप देखेंगे इसमें से कुछ बहुत सी हिमनदियों का प्रभाव बना रहता है, जिससे सतत वाहिनी नदियां कहते हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर रेंज की जो रिवर्स की जो बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर सतत वाहिनी नदियां पाई जाती हैं। क्यों ऐसा कहा गया है? कि हिमालय से जो बहुत सी नदियां हैं वो हिमालय क्या है, बर्फ से ढका रहता है। उसके पिघलने के कारण यहाँ पर जो नदियां निकलती है वो सतत वाहिनी, जैसे गंगा यमुना क्या सतत वाहिनी नदियां हैं। बाकी नदियां अगर आप कहीं दूर दराज देखते हैं तो वहां पर कुछ नदियां सूख भी गई, लेकिन ये सतत वाहिनी पर निरंतर बहने वाली नदियां आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखलाओं को लघु या मध्य हिमालय कहा जाता है। हमने अभी पढ़ा था यहाँ पर लघु या मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपके ऊपर वाह्य हिमालय के नीचे आपको दोनों को देखने को मिलती है। कहा जाता है इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़न परिवर्तन, जो शैलों में, जो पहाड़ों में, जो पर्वतों में चेंजेस आते हैं, जो कंपन होता है, उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है। और मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। तो मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी दिखती है। वहीं आपका धौलाधर और महाभारत जो श्रृंखला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आप कहते हैं कि इसमें धौलाधर जो कहते हैं कि धौलाधर जो महाभारत श्रृंखला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी और देखेंगे कि हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां भी इसी में पाई जाती हैं। ठीक है, सारी चीजें समझ आ रही हैं आपको? देखिए, यहाँ पर यही सब चीजें दी गई हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर शिवालिक रेंज की बात करें कि शिवालिक क्षेत्र में गिरिपाद क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच फैले मैदान, समतल मैदान को भावर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो शिवालिक श्रेणियों के बारे में। क्यों? ये कई बार आपसे पूछा गया है प्रश्न में। तो यहाँ पर सिर्फ इसका याद रखिए, भावर की जो बात करें, भावर रीजन क्या होता है, हम पहले उसको समझते, तब आप शिवालिक रेंज आराम से समझ जाएंगे। देखिए, समझने की कोशिश करिए। जो ये भावर कह रहे हैं, उत्तर भारत में शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी के क्षेत्र को भावर क्षेत्र कहा जाता है। यह जो भूभाग है वो हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि से जमाव से बना हुआ है। और आप देखते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है वो सामान्यतः 8 से 10 किलोमीटर रहती है। 8 से 16 किलोमीटर, 10 किलोमीटर आप देख सकते हैं। इस भूभाग की छोटी नदियां पत्थर, कंकड़, बजरी के ढेर के नीचे से प्रवाहित होने के कारण गायब हो जाती है। और इस क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र है ना भावर का, ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होता है बिल्कुल भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए चीजें थोड़ी अलग से लिखी हुई, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इसका सार बताने का प्रयास कर रही हूँ ताकि आप उसको समझ सकें कि भावर रीजन एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर शिवालिक रेंज की बात क्यों की गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे द इंडियन हिमालय रीजन स्प्रेड अक्रॉस 10 स्टेट्स। इसके अंतर्गत आप देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरांचल, सिक्किम इत्यादि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ठीक है, ऑन अदर हैंड द एक्सपेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश लाइज ओनली इन प्लेन्स रीजन। ठीक है, अब माउंटेन रेंज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हिमालयस आर कॉल्ड ग्रेटर और हायर हिमालय और
चमगादरी, ये भी हमने पढ़ा। इट इज मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज विच हैज द हाईएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ द मोर देन 600 मीटर। ये हमने सारा पढ़ लिया है, ऊपर ही मैंने आपको इसीलिए सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे ताकि यहाँ पर आते वक्त आपको कोई भी असुविधा ना हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा ना तो इन लाइनों का मतलब निरर्थक हो जाएगा। ठीक है। द माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर, देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी, जैसे कि आप देखते हैं इसमें ऊपर ले चलते हैं यहाँ पर आपको, जैसे काराकोरम रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, ये पिक्चर देखा था ना, ये हमने काराकोरम रेंज देखा। ये देखिए आपका K2 हो गया यहाँ पर, ये देखिए काराकोरम रेंज हो गया। इसके बाद आपका ये K2 हो गया, ये लद्दाख श्रेणी हो गया, ये आपका जास्कर श्रेणी हो गया, ये आपका पामीर ग्रंथी हो गया, ये अलग से जो भी हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, पीर पंजाल इत्यादि ये सब आपका कहाँ पर है, ये ऊपर के रीजन में आपको देखने को मिलेगा, जो जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियां कही जाती हैं। क्लियर हो गया है यहाँ पर, ये सब अभी हमने ऊपर देखा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कह रहे हैं कि द हिमालयन रेंज कॉन्सिस्ट द पैरेलल माउंटेन्स रेंज, इट इंक्लूड्स ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय रेंज, मिडिल हिमालय एंड शिवालिक। द माउंटेन रेंज हैज द विच रन्स पैरेलल बिटवीन द शिवालिक इन द साउथ एंड द ग्रेट हिमालय इन द नॉर्थ इन द क्लासिफाइड एंड द मिडिल हिमालय, समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड द लेसर हिमालय और हिमाचल और लोअर हिमालय। ठीक है, ये सब अभी हमने ऊपर कवर किया। देखिए ये सब अभी ऊपर मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया। इसमें पीर पंजाल, धौलाधर, ठीक है, मसूरी रेंज हो गया, नाग टिब्बा हो गया, महाभारत लेक हो गया, आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ द मिडिल हिमालय। अभी हमने ऊपर कवर किया है सारी चीजें, तो ये मत घबराइएगा कि यहाँ पर कुछ स्किप किया है, सब कुछ मैं आपको ऊपर यहाँ पर डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस इज द वेस्टर्न सेक्शन फ्रॉम द साउथ टू नॉर्थ आर द शिवालिक, लेसर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। तो आप देखेंगे साउथ से नॉर्थ की तरफ आपको किस शिवालिक हिमालय फिर मिलेगा, फिर आपको लेसर हिमालय मिलेगा, फिर ग्रेटर हिमालय। इस तरह से हमने ऊपर देखा है। The Shivalik were formed in the last stage of form of Himalaya, thus they are considered their youngest mountain of the range। आप देखेंगे शिवालिक हिमालय जो है ना आपके सबसे जो है युवा जो हिमालय रेंज माना जाता है, और ऑलमोस्ट द रेंज ऑफ हिमालय एंड इज ऑल्सो नोन द आउटर हिमालय, शिवालिक हिमालय आउटर हिमालय भी कहा जाता है। ये सब चीजें भी हमने ऊपर कवर की हैं, याद होगा आपको अभी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखेंगे शिवालिक हैज डिफरेंट नेम इन द डिफरेंट एरिया, अलग अलग जगहों पर शिवालिक का अलग अलग नाम है। जैसे जम्मू हिल्स में आप जम्मू देखेंगे डफलान, मिरी, अबोरा हो गया, मिश्मी हिल्स हो गया, इन अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी हिल्स कहा जाता है। गोंडवाना रॉक सिस्टम इज द लेटेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया। गोंडवाना कोल इज अ मच रिसेंट origin that carboniferous coal है आपका। गोंडवाना सिस्टम इज अपर carboniferous of the recent Gondwana rocks contains nearly 98% of India's coal reserve। देखिए यहाँ पर जो गोंडवाना रॉक की बात करें, आपको याद होगा एक बीच में मैंने आपको प्लेट टेक्टोनिक पढ़ाया था, जिसमें आपको मैंने बताया था जो पृथ्वी के ऐसे दो खंड हुए थे, जिसमें एक अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ था, एक नीचे वाला गोंडवाना लैंड था। तो यहाँ पर गोंडवाना रॉक सिस्टम की जो बात करें, गोंडवाना लैंड जो हमारा भारत गोंडवाना लैंड के अंतर्गत ही आता है। सबसे ज्यादा कोल रिजर्व जो है 98% इंडिया का वहीं से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, द करेक्ट नॉर्दर्न सीक्वेंस ऑफ द रिलीफ फीचर्स आप इस तरह से पीर पंजाल रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, काराकोरम रेंज, हमने इस तरह से ही देखा था ऊपर। यहाँ पीर पंजाल रेंज, ठीक है, जास्कर रेंज, फिर देखिए आपका काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, आपका पीर पंजाल रेंज है यहाँ पर। ठीक है, यही सीक्वेंस यहाँ पर दिया गया। देखिए थ्योरी जो दी गई है ना, मैप रख के समझ में आएगी आपको, क्योंकि लाइन टू लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक मैप सामने नहीं रखेंगे तब तक नहीं समझ आएगा। ठीक है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ माउंटेन पीक्स टू देखेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर देखते हैं, जैसे कंचनजंगा हो गया, एवरेस्ट हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, ये सब क्या है ईस्ट टू वेस्ट की बात करें। माफी चाहती हूँ, यहाँ पर ईस्ट टू वेस्ट, हाँ इसी तरह से होगा, करेक्ट है। ईस्ट टू वेस्ट की बात करें इस तरह से आपको देखने मिलेंगी। ठीक है, कंचनजंगा देखिए ऊपर, देखिए यहाँ पर आते हैं, फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर ईस्ट में आपको क्या, वेस्ट में देखिए क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर कंचनजंगा हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको कंचनजंगा देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर कंचनजंगा आपका ईस्ट में हो गया। इसके बाद यहाँ पर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको सारी श्रेणियां यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आइए फिर से हम इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे आपका दिया ना कि कंचनजंगा, एवरेस्ट हो गया, अन्नपूर्णा हो गया, इसके बाद आपका धौलागिरी हो गया। देखिए अन्नपूर्णा भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, अन्नपूर्णा भी आपको इसी रेंज में देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आपका अन्नपूर्णा हो गया, धौलागिरी हो गया, तो क्या है आपका ईस्ट टू वेस्ट की ओर आपके ये मकालू हो गया, ये सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेंज है वो किस प्रकार से ईस्ट टू वेस्ट की बात कर रहा था।
क्लियर हो गया है? ठीक है, कंचनजंगा जो है इज द थर्ड लार्जेस्ट लेटेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, समझ आ रहा है? 3 ऑफ द 5 समिट्स ऑफ द कंचनजंगा जैसे मेन, सेंट्रल, साउथ इज सिचुएटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ द नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम। इसके बाद हमने देखा कंचनजंगा कहाँ कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में कहा जा रहा है। फिर एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड अबव सी सरफेस। द एलिवेशन ऑफ द माउंटेन एवरेस्ट इन इतना यहाँ पर इसका मीटर है। द पीक इज सिचुएटेड इन द हिमालय ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल एंड चाइना के हिमालय देखेंगे इसमें सिचुएटेड है, विच इज ऑल्सो नोन एज द सागर माता जोन। और अन्नपूर्णा रीजन इज एन एरिया इन सेंट्रल नेपाल। आपने देखा अन्नपूर्णा रीजन जो सेंट्रल नेपाल में बीच में अवस्थित है, वेयर सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक्स आर लोकेटेड, जैसे धौलागिरी पीक इज ऑल्सो लोकेटेड इन सेंट्रल नेपाल वेस्ट ऑफ अन्नपूर्णा पीक। जो आपने धौलागिरी भी देखा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो धौलागिरी वो कह रहा है ना नेपाल के सेंट्रल में, अन्नपूर्णा नेपाल के सेंट्रल में कहने की बात कर रहा है ना, तो वही चीज यहाँ पर है। अभी समझ आ गया आपको चीजें? चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए बाकी की चीजों की बात कर रहा है, जैसे कश्मीर वैली इज बाउंडेड ऑन द साउथ एंड वेस्ट पीर पंजाल रेंज ऑन द नॉर्थन ईस्ट ग्रेटर हिमालय रेंज, हमने पढ़ा है। अक्साई चीन इज सेपरेट ओवर 3800 स्क्वायर किलोमीटर इन लद्दाख। इट इज एन इंडियन टेरिटरी अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ चाइना। ये हम सबको पता है अक्साई चीन के बारे में कितना विवाद बना रहा था। ठीक है, इसके बाद पटकाई हिल्स आर सिचुएटेड इन द इंडियाज नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर विद म्यांमार। ठीक है, और द इंडियन स्टेट अलॉन्ग पटकाई हिल्स आर असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मिजो हिल्स। देखिए सारे मिजोरम, मिजो हिल्स वगैरह ये सब जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना, गारो, खासी, जैंतिया, ये सब के चीज के बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। लाइन पढ़ने से बेहतर है आप मैप में देखिए यहाँ पर। ये देखिए गारो, खासी, जयंती आपके नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर पाई जाती है। नागा श्रेणी हो गया, पटकोई बूम हो गया, ये आपका मिजो श्रेणी हो गया, डाफरा हो गया, इसके बाद आपका वोमडिला हो गया, ये सब यहाँ पर ये सब आपके नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। क्लियर है? चलिए अब हम इसको थोड़ा और जूम इन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर सारी चीजें कवर कर ली हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जैसे कि द नेचुरल रिसोर्स जो देखेंगे, द मेजर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वेस्टर्न हिमालय, जो आपका पश्चिमी हिमालय जो है फॉरेस्ट है, वो काफी ज्यादा फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। मेनली फॉरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूट मेजर शेयर्स इन द लैंड यूज ऑफ रीजन, कवरिंग मोर देन 60% टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, 60% ये कवर करता है फॉरेस्ट यहाँ पर। द मिडिल हिमालय फ्रॉम द मोस्ट इंट्रिकेट एंड रग्ड माउंटेनियस सिस्टम विद एन एवरेज 50 किलोमीटर एंड देखेंगे। इसके बाद एलिवेशन 3500 to 4500 मीटर इज वैदिक नाम इज हिमाचल। मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन लाइक शिमला, नैनीताल, मसूरी आर लोकेटेड इन दिस रेंज। मिडिल हिमालय में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। कह रहे हैं कि भारत में प्रमुख हिमालयी राज्य आप देखेंगे जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, और इसके साथ यूटीज भी आप देखेंगे, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इसके अलावा असम और पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आते हैं। और हिमालय के जो 5 से अधिक राज्यों का विस्तार है। वहीं पश्चिमी घाट की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट स्प्रेड ओवर द स्टेट, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में फैला हुआ है। इसी प्रकार से इसका विस्तार 6 राज्यों में है। और जो पुलकिट यहाँ पर आप देखेंगे नीचे दिया गया है, जैसे पुलकिट लेक की जो बात की जा रही है, सेकंड लार्जेस्ट आपका लेगून है जो लेक है। और इससे पहले आपका चिल्का लेक जो सबसे पहले नंबर पर आती है लार्जेस्ट। पुलकिट जो झील है वो उसका विस्तार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। आप बता सकते हैं चिल्का झील जो है इसका विस्तार कहाँ पर देखने को मिलता है आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट पीक ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड ग्रेटर हिमालय में है माउंट एवरेस्ट। इट इज लोकेटेड ऑन द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। हमने देखा कंचनजंगा इज द थर्ड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं इट लाइज बिटवीन द तेस्ता रिवर इन द ईस्ट एंड द तैमूर रिवर इन द वेस्ट। कंचनजंगा लाइज ऑन द बॉर्डर ऑफ द ईस्टर्न नेपाल, सिक्किम स्टेट ऑफ इंडिया। तीसरा डजंट फॉर्म अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पर अन्नपूर्णा पीक इज लोकेटेड इन द नॉर्थ सेंट्रल नेपाल। अभी हमने देखा धौलागिरा पीक और ये सब के बारे में हमने देखा था ना, अभी मैं आपको बता चुकी हूँ इससे पहले ही। सेंट्रल ऑफ नेपाल की धौलागिरा पीक और अन्नपूर्णा की बात कर रहे हैं। बस बार बार देखिए शब्दों का रिपीटेशन इसमें किया गया है ताकि चीजें बार बार समझाई जा सके, समझी जा सके। हम इस चीज को बार बार पढ़ चुके हैं अभी। The core of the part of this part Himalaya is made up of granite और this range is always covered with the snow, इसीलिए हम यहाँ पर इसको हिमाद्री भी कहते हैं। ठीक है, इसका glaciers therefore Himalaya rivers are perennial ranges situated in the south of greater Himalaya called lesser Himalaya, फिर हम इसको मध्य हिमालय भी कहा जाता है। हम ऊपर कवर किया है अभी। ठीक है, धौलाधर और महाभारत रेंज हमने अभी देखा था ना। धौलाधर और महाभारत रेंज के बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो आपकी धौलाधर और महाभारत जो रेंज है
वो देखिए अभी अगर आपको याद होगा तो इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था आपको, ठीक है। तो बार बार किसी चीज़ का रिपीटेशन से बेहतर है कि हम एक चीज़ को एक बार में समझने की कोशिश करें ताकि उसमें हम उलझे ना रह सकें। क्लियर हो रहा है? चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके बाद नीचे हम अगर स्क्रॉल करें, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या यहाँ पर क्या लिखा है कि भावर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा दलदली क्षेत्र फैला हुआ है जिसे तराई कहा जाता है। यहाँ पर आपको देखिए एक चीज और भावर देखिए भावर भी कहा जाता है, जिसको हमने देखा था वर्ड भावर प्लेन इज मोर देन द ईस्टर्न देन द वेस्टर्न। तराई इज अ, यहाँ पर भावर को हमने समझा था, देखिए शब्दों को समझिए, लाइन अपने आप समझ आएगी। यहाँ पर तराई को हम समझते हैं, भावर को हमने ऊपर समझा था, हम तराई क्षेत्र को समझते हैं। तराई क्षेत्र क्या होता है तब आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी, ठीक है। देखिए तराई क्या है, ये क्षेत्र भावर प्रदेश के दक्षिण का दलदली क्षेत्र होता है। ये बारीक कंकड़, पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से बना हुआ होता है, ठीक है। आप तराई क्षेत्र की जो लंबाई हम कह सकते हैं सामान्यतः चौड़ाई है वो 10 से 20 किलोमीटर होती है। भावर क्षेत्र में जो नदियां गायब हो जाती हैं वो तराई क्षेत्र के धरातल में फिर से दिखाई देने लग जाती हैं, और बारिश की अधिकता के कारण तराई का विस्तार जो है पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में अधिक होता है, ठीक है। पूर्व में अधिक देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में ढाल की कमी के कारण पानी बिखरा हुआ बहता है, जिससे इस क्षेत्र की भूमि जो है सदैव नम रहती है, और कृषि के लिए विशेषकर गन्ना, चावल और गेहूं के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है तराई क्षेत्र की भूमि, ठीक है। यहाँ पर काराकोरम माउंटेन रेंज इज अ पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय एंड कैलाश माउंटेन होली श्राइन ऑफ हिंदू रीजन। हमने देखा था कि जो हिंदू धर्म का जो पवित्र कैलाश पर्वत है वो ट्रांस हिमालय पर्वतमाला के पश्चिम हिस्से में जो है अवस्थित है। यहाँ पर हम आपको फिर से दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर कैलाश हिमालय जो है आपका यहाँ पर दिया गया, देखिए कैलाश श्रेणी आपकी ये है जो हिंदू धर्म में काफी प्रसिद्ध कैलाश पर्वत है, जो कि आपको कैलाश श्रेणी दिखाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे जैसे आपका क्या क्या हो गया। जैसे आप देखेंगे सतलुज और सिंधु के बीच में हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय, ये सब चीजें कही गई। आइए इसको इस तरह से समझते हैं, पिक्चर के थ्रू समझने का प्रयत्न करते हैं ताकि आप बेहतर समझ सके क्या डिवीजन है इनका। इसका पिक्चर कहाँ गया है, देखिए इसका ये पिक्चर है। आइए इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाती हूँ, यहाँ पर इसको करते हैं, इसके बाद आप समझ पाएंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। आइए देखिए यहाँ पर इसको सिंपल ही समझते हैं, यहाँ पर पिक्चर के थ्रू समझिए, इसे जूम इन करते हैं फिर समझिए। यहाँ पर जो पंजाब हिमालय की बात करें वो किस किस के बीच में आता है, आपका सिंधु और सतलुज नदी के मध्य में आपका ये पंजाब हिमालय है, ठीक है। इसके बाद आपका एक कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच में आपका ये वाला एरिया क्या है, आपका कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आता है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के मध्य में आपका ये वाला रेंज आता है। असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में आपका ये वाला एरिया जो है पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पर जो है ना वो यही चीज कहने का प्रयास किया गया है कि देखिए इनटू वेरियस सब रीजन हमने पढ़े वेस्ट टू ईस्ट में। दीज डिवीजन आर बेस्ड ऑन द बॉर्डर ऑफ द रिवर वैली। द कश्मीर, पंजाब, हिमाचल हिमालय लाइज बिटवीन द इंडस एंड सतलुज रिवर, सभी हमने देखा। कुमाऊं हिमालय लाइज बिटवीन द सतलुज एंड काली रिवर, हमने देख लिया है। नेपाल हिमालय लाइज बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर। असम ईस्टर्न हिमालय लाइज बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर्स, ठीक है। ये सब आपने देखा है ना यहाँ पर। चलिए इसके बाद यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, आप देखेंगे। और हिमालय जो है वो दक्षिण की ओर तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैलता है। इसके पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पहाड़ियां हैं ना वो उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती, जिसमें अभी हमने यहाँ पर सारा आपको बताया था। ये उत्तरी पूर्वी भाग में जितनी मिजो पहाड़ियां और ये सब चीजें बताई थी वो यहाँ पर है। देखिए ये दिख रहा है नागा श्रेणी, पदकोई बूम हो गया, फिर मिजो श्रेणी हो गया, गारो खासी जयंतियां यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास देखने को मिलती है। यहाँ पर इन्हीं चीजों के बारे में आपको डिटेल में समझाया गया है, ठीक है। तो कुछ ऐसा अलग सा नहीं है इसमें, वही मणिपुर और देखेंगे कि काफी से मणिपुर, मिजो, नागा, पूर्वांचल, पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। वेस्टर्न पार्ट में आप हिमालय की श्रेणियों में सबसे ज्यादा देखेंगे दक्षिण में शिवालिक श्रेणी है। उसके बाद उत्तर नॉर्थ की ओर क्रमशः लघु यानी कि जो ग्रेटर हिमालय और महान हिमालय इत्यादि इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया है। अब माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, अभी तक हमने नॉर्थ की बात की, अब हम यहाँ पर किसकी साउथ में आप देखेंगे जैसे सतपुड़ा पहाड़ियां हो गया ना, सतपुड़ा रेंज हो गया, दक्षिण और मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जिसमें हम सतपुड़ा रेंज को स्पेसिफिकली समझते हैं। ये सारी चीजें अपने आप समझ आ जाएंगी आपको। देखिए सतपुड़ा जो रेंज है ये भारत के मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सतपुड़ा रेंज आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सतपुड़ा रेंज जो है वो भारत के कहते हैं कि मध्य भाग में स्थित है, और जिसका विस्तार गुजरात से लेकर
होते हुए मध्य प्रदेश, देखिए गुजरात से लेकर होते हुए मध्य प्रदेश इत्यादि से आप देखते हैं मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर के पठार तक ये फैला हुआ है। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व राजपीपला की पहाड़ी और महादेव पहाड़ी और मैकाल श्रेणी के रूप में फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। ठीक है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसकी जो श्रेणी है सबसे ऊंची वो है धूपगढ़ है। और आप देखेंगे मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है अमरकंटक है और यहाँ से नर्मदा और सोन नदी का उद्गम हुआ है। यह एक ब्लॉक पर्वत है। सतपुड़ा रेंज क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है जिसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ये पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ताप्ती और नर्मदा नदी के विभाजन के बीच का कार्य करती है सतपुड़ा रेंज आपका। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। सतपुड़ा ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई गई है। सिंपल वे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न घाट है। बस इन शब्दों को समझिए, अपने आप सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आप देखेंगे ये पश्चिमी घाट वाला जो एरिया है ना, पश्चिमी घाट क्या है इसको पहले समझते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका पश्चिमी घाट है। ठीक है, वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। इसको और अच्छे से समझा देती हूँ। ये आपका वेस्टर्न घाट है, ये आपका ईस्टर्न घाट है। ठीक है, आइए अब इस पे चलते हैं। वेस्टर्न घाट क्या है? बेसिकली कि इसका विस्तार अरब सागर तट से समांतर लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में ये देखेंगे सह्याद्री कहते हैं इसको। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर यह उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कन्याकुमारी अंतरीप तक फैला हुआ है। ये वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभंजन से निर्मित कगार और स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल जो है तीव्र और खड़ा हुआ है, जबकि पूर्वी ढाल मंद और सीढ़ी नुमा है। ठीक है, समझ आ गया आपको ये? आइए यहाँ पर भी वही चीजें कही गई हैं कि पश्चिमी घाट जो है वो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार दिया गया है। केरल में से सव्य पर्वतम के भी नाम से जाना जाता है। इसे केरल में क्या सव्य पर्वतन के भी नाम से जाना जाता है। ये सब चीजें यहाँ पर दी गई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टोडा, जो आप देखेंगे यहाँ पर टोडा की जो बात की जा रही है ना, जो टोडा ट्राइब है वो साउथ इंडिया रिसाइड्स इन दीज हिल्स में आप देखेंगे टोडा ट्राइब्स पाई जाती हैं। ठीक है, नल्लामलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में कृष्ण और पेनुरू नदी के मध्य स्थित है और ये पूर्वी घाट की पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदानों के समानांतर महानदी यानी कि ओडिशा से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है ये। और पहाड़ियों में देखेंगे, इन पहाड़ियों में की जो रानी के नाम से विख्यात है वो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। तो यहाँ पर आपको नीलगिरी पहाड़ियां दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर देखिए नीलगिरी पहाड़ियां भी हैं आपकी। यहाँ पर नीलगिरी रेंज दिया गया है। इसको मैं अगर रफ करूँ देखेंगे आप यहाँ पर कई जो आपको नीलगिरी रेंज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आप उसको जब नेट पे सर्च करेंगे या फिर अपने उसमें बुकलेट में देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सतपुड़ा रेंज हो गया आपका। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं वो दक्षिण भारत के दक्षिण पश्चिम घाट में है। नीलगिरी पर्वत माला जो तमिलनाडु, केरल राज्यों में विस्तृत है। नीलगिरी जो पर्वतमाला है वो आपका तमिलनाडु, ठीक है, इसमें यहाँ पर शायद नहीं दिया गया है नीचे। तो नीलगिरी में ये कार्डमम जो हिल्स दिखा रहा है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। जो कार्डमम पहाड़ियां हैं वो दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी तट के दक्षिण और पश्चिमी तट के आप देखें केरल के दक्षिण पूर्व हिस्सों में, तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। ये पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक रूप से की जाती है। कार्डमम के नाम से ही समझ आ रहा है। जो अन्नामुड़ी की बात कर रहे हैं ना, ये देखिए अन्नामुड़ी की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर अन्नामलाई हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका ये यहाँ पर आपका ये कावेरी नदी दिखाया, अन्नामलाई हो गया। ये सब आप इसको समझेंगे अभी। यहाँ पर जो अन्नामलाई की बात की, डोडा बेटा है नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अभी हमने ऊपर देखा था कि इन पहाड़ियों पर इलायची कार्डमम की बात कर रहा था। कार्डमम इलायची को व्यापक रूप से बनाया जाता है। दक्षिण में आप देखेंगे तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध हिल स्टेशन है यारकाड, इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। यारकाड का है, इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर यही कार्डमम हिल्स की बात बता रहे थे। इसके बाद ये आप देखते हैं यहाँ पर अन्नामलाई हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड पलानी हिल्स टू द नॉर्थ एंड ईस्ट एंड अगस्त हिल्स टू द साउथ और शिवरोई हिल्स इज लोकेटेड इन द सलेम टाउन इन द तमिलनाडु। ये हमने भी पढ़ा था। ईस्टर्न घाट की जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि पूर्वी घाट की जो बात की जा रही है,
आप देखेंगे कि पूर्वी घाट की जो बात की जा रही है वो यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें एक्चुअली मिक्स कर दी गई हैं। यहाँ पर देखिए महादेव जो हिल्स है ना, वो एक्चुअली देखेंगे आप, महादेव जो कैमूर पहाड़ियाँ वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, महादेव कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं गड़जात की पहाड़ियाँ आप देखेंगे उड़ीसा राज्य में, यानी कि गौंड जनजाति से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि जो बाल घाट श्रेणी है ना, वो हरिचंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियाँ जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अजंता श्रेणी जो केवल है, आप देखेंगे अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही ये हुआ है। रामगिरी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। ठीक है, रामगिरी पहाड़ियां आप देखेंगे आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में अवस्थित है ये, और ये पूर्वी घाट और महेंद्र पर्वत का भी हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल श्रेणी क्या है? सतपुड़ा राज्य में। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा राज्य में आप देखेंगे इस अवस्थित है। इट इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। और महिंद्रागिरी जो अभी मैंने बताया था, महिंद्रागिरी जो है वो आपका इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट। पूर्वी भाग का महिंद्रागिरी क्या है? सबसे हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर अगर दिया गया होगा तो मैं बता देती हूँ, महिंद्रागिरी आपका सबसे ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें नहीं दिया गया है तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, को थोड़ा सा पिक्चर भी वो ब्लर है, आप इसको मैपिंग के साथ समझिएगा जैसे जैसे बताती जा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो बता रहे हैं कि आगे भी चीज़ें जैसे हमें यहाँ पर देखनी है, जैसे अन्नामुड़ाई की अभी बात हुई थी। दक्षिण भारत और पश्चिमी घाट दोनों के बीच सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अन्नामुड़ाई, जो हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, अन्नामुड़ाई जो हमने देखा था ना यहाँ पर, ये देखिए पश्चिमी घाट और दक्षिण घाट के बीच की सबसे ऊंची चोटी कही जाती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर और चीज़ें समझते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर और देखते हैं, जैसे देखते हैं कि नीलगिरी पहाड़ियाँ भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी पश्चिमी घाट से मिलन बिंदु पर मिलती हैं, और नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। तो नीलगिरी पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। क्लियर है? अब देखेंगे, इसमें कहते हैं कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वतीय श्रेणियों की खोज की थी, जिसमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, साउथ में पूर्वी अरब सागर कन्या में, और तीसरा मुंबई जो कि दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस सागर का नामकरण महान वैज्ञानिक जो सीवी रमन है उनके नाम पर सागर पर्वतमाला इसका रखा गया था। ठीक है, ये सब चीजें नीचे दी गई हैं आपको। इसके बाद कहते हैं कि यहाँ पर जो एलिफेंट की बात की जा रही है, आप उसमें देखेंगे कि अन्नामलाई इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द साउथर्न ईस्ट। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। इसके बाद कहते हैं कि अन्नामुड़ी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द, यहाँ पर देखिए माफी चाहती हूँ, यहाँ पर द नेम ऑफ द अन्नामुड़ी लिटरली ट्रांसलेटेड टू एलिफेंट फॉरहेड। एलिफेंट फॉरहेड का ट्रांसलेटेड अन्नामुड़ी है, इज अ रेफरेंस टू द रिजेम्बलेंस ऑफ द माउंटेन ऑफ एन एलिफेंट हेड। ठीक है, इसको समझिएगा। देखिए सतपुड़ा रेंज के बारे में भी मैंने बता ही दिया था कि ये सतपुड़ा जो रेंज है वो आपका भारत का मध्य भाग है, और जिसका विस्तार गुजरात से होकर आप देखते हैं महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से लेकर छत्तीसगढ़ छोटा नागपुर तक स्थित है। यहाँ पर हमने इसी चीज़ को ऊपर पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये सब चीज़ें जो हम ऊपर कवर कर चुके हैं। इसके बाद नल्लामलाई जो हिल्स है आर सिचुएटेड बिटवीन द कृष्णा रिवर एंड द पेन्नार हिल्स। इसको हमने ऊपर देखा था, नल्लामलाई जो हिल्स है उसको हमने ऊपर देखा है। इसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि ये जो renowned as Queen of the Hills या नीलगिरीज आर लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। इसके बीच में हमने देखा था ये दो जो क्वीन ऑफ हिल्स हैं, या जिस पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच में जो ये अवस्थित है, इसको हमने देखा था क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि देयर आर द अराउंड 5 ट्राइबल ग्रुप्स इन द नीलगिरी, अमॉन्ग देम द बादगास, कोटास और तोडास आर द मेन ट्राइब्स ग्रुप्स ऑफ द रीजन। यहाँ पर 3 टाइप के आपको ग्रुप्स देखने को ट्राइबल ग्रुप्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं नीलगिरीज हिल्स आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट सेपरेटेड इन वेस्टर्न तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला। ये हमने देख लिया था ऊपर। इंडियन ओशियनिस्ट हैव डिस्कवर्ड 3 मरीन माउंटेन्स। यहाँ पर अभी हमने जस्ट ऊपर देखा है कि 3 आप देखेंगे जैसे खोज की थी, इसमें मध्य हिंद महासागर बेसिन, दूसरा पूर्वी अरब सागर में, तीसरा मुंबई में। यहाँ पर यही सब चीजें आपको दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ द माउंटेन नेम आफ्टर द फेमस साइंटिस्ट सीवी रमन एंड रमन सागर माउंटेन, जिनको बाद में आप देखते हैं महान वैज्ञानिक जो हुए सीवी रमन के नाम पर सागर पर्वत सागर रख दिया गया था उनका नाम। इसका अजंता रेंज, सतपुरा रेंज, अरावली रेंज, ये सब हमने ऊपर देखा है कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद यहाँ पर सह्याद्री रेंज हमने ऊपर देख लिया था, कहाँ से कहाँ तक वेस्टर्न घाट में ये सह्याद्री रेंज, इसको हमने देखा था ऊपर महाराष्ट्र, नासिक इत्यादि होते जाता है। हमने ऊपर पूरा अच्छे से समझ लिया है मैप में। ठीक है, वेस्टर्न घाट इज एज नोन एज सह्याद्री इन महाराष्ट्र। आप देखेंगे जो आपका पश्चिमी घाट है ये हमने पहले ही डिटेल में बता दिया, तो हो सकता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो। बस जो पश्चिमी घाट का विस्तार है आप देखते हैं, इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। और आप देखेंगे कि गोवा और कर्नाटक जो है
गोवा और कर्नाटक द वेस्टर्न घाट हैज द हाईएस्ट एल्टीट्यूडिनल वेरिएशन एंड द एवरेज एलिवेशन इन 1200 मीटर्स में आप इनको देखने को मिलता है। जैसे बालाघाट रेंज हो गया, ठीक है, हरिश्चंद्र रेंज हो गया, सतमाला हिल्स हो गया, आर एक्सपेंडेड इन द महाराष्ट्र वाइल महादेव हिल्स आर लोकेटेड इन गुजरात। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए हिल्स एंड देयर लोकेशन, जैसे सतमाला हिल्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, कैमूर हिल्स कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, नागा हिल्स कहाँ पर, इंडो म्यांमार बॉर्डर पर है, पीर पंजाल है जम्मू एंड कश्मीर पे, महादेव हिल्स कहाँ पर, गुजरात में, नलामलाई हिल्स कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में, और शेवरोई हिल्स कहाँ पर है आपकी तमिलनाडु में। ये ऊपर मैंने आपको मैप में प्रॉपर दिखा दिया था, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अभी आपको। ठीक है, द गुजरात हिल्स एज अ माउंटेन रेंज इन द स्ट्रेच इन ओडिशा फ्रॉम द उत्कल प्लेन्स इन द छोटा नागपुर रीजन ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ प्लेन्स आर गोंड ट्राइब्स रिसाइड। ये हमने आपको ऊपर पहले बताया गोंड ट्राइब्स के बारे में। ठीक है, कार्डमम हिल्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, जिसमें आप देखेंगे कि कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी तट में केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से और तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि शेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। ठीक है, तमिलनाडु के आप देखेंगे शेवराम पहाड़ी तमिलनाडु के सलेम कस्बे के पास अवस्थित है। लगभग 50 किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट में अवस्थित है। ठीक है, इसके बाद महादेव कैमरून पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। ये बहुत बार चीजें जो हुई है यहाँ पर काफी बार रिपीटेशन हुआ है, आपने खुद भी समझ के इसको पढ़ के समझा है अभी। ठीक है, इसका परासनाथ हिल्स देखेंगे आप। इसके बाद यहाँ पर बहुत सी चीजें और बहुत ज्यादा रिपीटेशन इसका हो गया है यहाँ पर। ठीक है, लोकेटेड इन गिरिदिह डिस्ट्रिक्ट in Jharkhand is the highest, approximately 1365 meters. शिकारजी देखते हैं, शिकारजी जैन टेम्पल सिचुएटेड इन द हिल्स, आप देखेंगे। इसके बाद द पेनिसुलर प्लेटू इज टेबल लैंड कंपोज एंड ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। दिल्ली रेंज इज नॉर्थ ईस्ट वाला जो देखते हैं आप। द राजमहल हिल्स इज द ईस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट एंड कार्डमम हिल्स इन द साउथ कॉन्स्टिट्यूट एंड आउटर एक्सटेंट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू। ठीक है, ये सब हम ऊपर पढ़ चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर ये सब चीजें आपको आगे भी दी गई हैं, जैसे आप देखिए, जैसे देखिए यहाँ पर आपको विंद रेंज, अब इस पे आइए, यहाँ पर ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर, शिलोंग की बात हम पढ़ चुके हैं ऊपर। इसमें विंद रेंज की जो बात कर रहे हैं, देखिए इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर इसको देखने से पहले मेरी बात समझने की कोशिश करिए। विंद रेंज का जो विस्तार है वो गुजरात से लेकर एमपी, यूपी और बिहार और छत्तीसगढ़ तक है। गुजरात में से जोगट हिल और बिहार में से कैमूर हिल कहते हैं। विंध्य श्रेणी के दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है जो विंध्य पर्वत को सतपुड़ा पर्वत से अलग कर देती है। विंध्य श्रेणियां कई पहाड़ियों की एक पर्वत श्रेणी है जिसपे विंध्याचल, कैमूर, पारसनाथ की पहाड़ियां इत्यादि पाई जाती हैं। लाल बलुआ पत्थर, ठीक है, लाल बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना के धात्विक खनिज संसाधनों का यहाँ पर अभाव पाया जाता है विंध्य पर्वत में। ठीक है, विंध्य पर्वत की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें ये सब चीजें आपको वहां पर अभाव पाया जाता है। यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर जो दिया गया वो तो आप पढ़ ही रहे, इसके साथ साथ मैं जो एक्स्ट्रा सी चीजें बता रही हूँ उसको आप समझिए। और ये पर्वत श्रेणी जो विंध्य श्रेणी है, इसके उत्तर भारत और प्रायद्वीपीय भारत की कुल मुख्य जल विभाजक भी है, क्योंकि ये गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह क्षेत्र से अलग करती है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर अलग वे में दी गई हैं, जिसको मैंने आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश की है। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर देखिए द एग्जाम्पल ऑफ रेजिडुअल माउंटेन्स इज अरावली, सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लॉक माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इन अ ट्रायंगुलर लैंडमार्क्स, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कैसे यहाँ पर देखिए किस किस चीजों के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर दक्कन के पठार की बात कर रहा है ना, दक्कन ट्रैप की बात कर रहा है, दक्कन के पठार की बात कर रहा है। इसमें देखिए यहाँ पिक्चर को देखिए, फिर समझिए क्या की चीज है, ये दक्कन का पठार क्या है। यहाँ पर देखिए आपका मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसा मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, दक्कन का पठार आप यहाँ पर नीचे के हिस्से में देखिए आपका ये वाला जो एरिया है ना, एक्चुअली में आपका ये क्या है, दक्कन का ट्रैप है। यहाँ पर आपका ये दक्कन ट्रैप है आपका बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर इतना स्पष्ट नहीं दिया गया है, और कहते हैं कि जो दक्कन का ट्रैप है यहाँ पर, यानी कि दक्कन प्लेट्यू की जो बात की जा रही है, जिसको हम कह सकते हैं कि जिसको हम क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं बेसिकली। तो ये महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ काली मिट्टी का विकास हुआ है। ठीक है, इसको यहाँ पर दक्कन प्लेट को समझने की कोशिश करिए।
और इसलिए ये क्षेत्र जो है कपास के कॉटन के उत्पादन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दक्कन का जो प्लेट्यू है आपका दक्कन ट्रैप, इसका विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर से लेकर उत्तरी पूर्व में नागपुर तक फैला हुआ है। इसी पठारी क्षेत्र में गोदावरी नदी भी अपवाहित होती है। ठीक है, इसी पठार में गोदावरी नदी भी अपवाहित होती है और सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र इत्यादि पहाड़ियों का विस्तार भी इसी पठारी क्षेत्र में हुआ है। क्लियर हो रहा है? तो ये सब चीज़ आपकी क्या है, दक्कन ट्रैप में आ जा सकती है। यहाँ पर इट इज बॉर्डर बाय द वेस्टर्न घाट इन द वेस्ट, द ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड द सतपुरा, द मैकाल रेंज एंड द महादेव हिल्स इन द नॉर्थ। यहाँ पर इस आपके आसपास की चीज़ों के बारे में भी लोकेटेड जो है वो उनको बताया गया है। चीज़ें समझ आ रही हैं आपको ये सारी चीज़ें? ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा आज का ये वीडियो जो है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जैसे महादेव हिल्स इन द नॉर्थ की बात कर रहे थे ना, तो महादेव की जो पहाड़ियाँ मैंने ऊपर बताया था, कैमूर जो पहाड़ियाँ हैं वो मध्य प्रदेश में अवस्थित हैं। और इसके बाद हमने ये सारी चीज़ें कवर कर ली है। और इसी के साथ महाकाल जो श्रेणी है वो सतपुरा के पूर्वी भाग में है और महाकाल श्रेणी सतपुरा के पूर्वी भाग में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। और इसके प्रश्न में यहाँ पर आप दक्कन ट्रैप में इसको देख सकते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें, वो रेंज है ना वहाँ पर, एक्चुअली वो आप पिक्चर देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ये इस रेंज की बात कर रहा है। ठीक है, इस पूरे रेंज की बात कर रहा है। चलिए, तो आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। और अभी तक हमने यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के कुछ हिस्से को देखा है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम कुछ नए टॉपिक के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, इन चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए। कोशिश रहती है मेरी कि 1 to 1 लाइन में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो मैं बता सकूँ आपको। तो कुछ लोगों को इससे थोड़ी सी असहज होते हैं, वो कहते हैं कि मैम लाइन टू लाइन में डिक्टेट नहीं करती हूँ, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको उसको समझाऊं। और जहाँ पर डिक्टेशन की ज़रूरत होती है वहाँ मैं डिक्टेट करती हूँ, क्योंकि उसमें फैक्ट्स होते हैं, मैं उसको स्किप नहीं कर सकती। मैं सिर्फ 1-2 लोगों के बुरे मानने की वजह से बाकियों का लॉस नहीं करना चाहती हूँ। तो आपका बस सहयोग चाहिए, आपका मॉरल सपोर्ट चाहिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और विश्वास रखिए, आप एक दिन ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और लेकिन इसी तरह से निरंतर अभ्यास करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जय हिंद, जय भारत।